दी लॉन्गेस्ट डे 1962 की अमेरिकी महाकाव्य ऐतिहासिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जो कॉर्नेलियस रियान की 1959 की इसी नाम की गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जो 6 जून सन 2000 1944 को नॉर्मैंडी में डी लैंडिंग के बारे में है। इस फिल्म का निर्माण डैरिस एफ जैनिक को 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए और इसका निर्देशन केन एनिकिन्स एंड्रयू मार्टिन अमेरिकी थिएटर के रूप में किया जाता है। इस मूवी के बारे में बात किया गया तो इसमें रोमन गैरी, जेम्स जोन्स, डेविड पर्सल, जैक सैडन की अतिरिक्त सामग्री लिखी है। मतलब इस मूवी के जो पटकथा जिन्होंने लिखी है वो उनके बारे में हमने बात की है। इस मूवी के अब हम निर्देशक के बारे में बात करें तो ब्रिटिश और फ्रेंच केन आनिकन, अमेरिकी एंड्रयू मार्टिन, जर्मन बर्नार्ड विकी। मूवी की पटकथा के बारे में हम बात करेंगे तो इस मूवी की पटकथा या स्टोरी लाइन कॉर्नेलियस रियान ने लिखी है। मूवी जो आधारित है वो कॉर्नेलियस रियान द्वारा है। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी डैरिस एफ जैनिक। अभिनेता थे जॉन वेनी, हेनरी फोंडा, रॉबर्ट मेचम, सैन अल्बर्ट, दही जुर्गेस, रिचर्ड टोड, रिचर्ड बार्टन, पीटर लाफोर्ड, इराना डोमिक, गर्ट फ्रोबे, एडमंड ओब्रियन, केनेथ मोर। मूवी का छायांकन दिया था जीन बर्गोगाइन ने व वाल्टर वर्टिटर्स ने। संपादक के बारे में बात की जाए तो सैमुअल ई बटले। संगीत दिया था मॉरिस जोरे ने, जो इस मूवी के संगीतकार के रूप में काम करते हुए आपको नजर आ जाते हैं। इस मूवी को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा वितरित किया गया था और रिलीज की तारीख थी 25 सितंबर 1962, जो फ्रांस में यह मूवी उस दिन रिलीज हुई थी, जबकि 4 अक्टूबर 1962 को यह मूवी अमेरिका में रिलीज हुई थी। मूवी का कार्यकारी समय था 178 मिनट। देश था यूएसए। इस मूवी को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया था। पहली भाषा थी अंग्रेजी, दूसरी थी जर्मन, तीसरी थी फ्रेंच। मूवी का बजट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.75, जिसने बॉक्स ऑफिस पर $50.1 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने काम किया था जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। इनमें से कई अभिनेताओं ने ऐसी भूमिका निभाई जो मूलतः कैमियो थी। कई कलाकारों ने युद्ध के दौरान सैनिकों के रूप में कार्रवाई देखी, जबकि अल्बर्ट फोंडा इसके अतिरिक्त अन्य ने इसके अलावा नॉर्मैंडी में उतरने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में से एक थे। पेगासस ब्रिज पर हमले में भाग लिया था। फिल्म निर्माताओं ने कई वास्तविक मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के डी-डे प्रतिभागियों को सह कलाकार के रूप में नियुक्त किया, जिनमें से कई भूमिका फिल्म में फिर से निभाई गई। इनमें गुंथर ब्लूमेंट्रिक, जेम्स एम कोविन, फ्रेडरिक मॉर्गन, जिन्होंने पेगास ब्रिज हवाई हमले का नेतृत्व किया, लॉर्ड लोवेट, जिसमें से ओस्टम पर हमले ने अपने लोगों का नेतृत्व किया, मेरी पीरिय द्वारा इस मूवी में जिन्होंने आक्रमण में फ्रेंच फोर्सेस की कमान संभाली, मैक्स पेम्सेल, एक जर्मन जनरल, वर्नर प्लफस्कट मेजर को आक्रमण बड़े देखने वाले पहले जर्मन अधिकारी थे, जेम्स फिलिप्स जो गर्मजोशी से भरे पायलट हैं, जो लूसी रोमेल फील्ड मार्शल, इरविन रोमेल की विधवा शामिल के रूप में काम करती है। द लॉन्सगेट का प्रीमियर फ्रांस 25 सितंबर 1962 को और संयुक्त राज्य में 4 अक्टूबर को हुआ। इसे आलोचकों से पॉजिटिव प्रशंसा मिली और महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी और उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली यह मूवी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बन गई। 35वें अकादमी पुरस्कार में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित पुरस्कार के नामांकन किया गया था। सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी और सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव के लिए इसने कई पुरस्कार भी जीते थे। डॉक्यू ड्रामा फिल्म में कई अभिनेता की पहचान वाले कैप्शन के साथ यह फिल्म डी-डे के पहले के दिनों में शुरू होती है, जिसमें इंग्लिश चैनल के दोनों ओर की घटनाओं को दर्शाया गया है। जर्मन हाई कमांड के भीतर इस बात पर असहमति है कि मित्र राष्ट्र कहाँ उतरेंगे और बेहमरवाज को कैसे जवाब देना चाहिए।
उस मूवी को, इसकी कहानी के बारे में यह मूवी आती है। यह 5 जून 44 को अपनी सेनाओं को इसके अधिक इंतजार कराना चाहते थे, इसलिए एसएफ के सुप्रीम कमांडर जनरल डवाइट डी आइजनहॉवर ने अगले दिन कुछ हद तक उम्मीद से भरी मौसम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद नॉर्मैंडी के माध्यम से फ्रांस पर आक्रमण करने की योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। 6 जून की सुबह मित्र देशों की हवाई टुकड़ियां महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करने के लिए भेजी जाती हैं और फ्रांसीसी प्रतिरोध इस खबर पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे आक्रमण शुरू करते हैं। ब्रिटिश सैनिक इसका काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। वह तोड़फोड़ के साथ में मूवी की अपनी अच्छी काबिलियत का भी नज़ारा पेश कर देते हैं। इसे अब बात की जाए तो 6 जून को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा सामान्य के साथ अपने प्रभाव के रूप में काम करते हुए मिलती है। जैसे ही दिन निकलता है, मित्र देशों की सेना नॉर्मंडी के समुद्री तटों पर उतरती है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करती है और महाबीच पर उन्हें विशेष परेशानी होती है, जो अकेले लोफ्टवासे पायलट उड़ान भरने से पहले समुद्री तटों पर गोलाबारी करते हैं। यूएस प्रोविजनल के द्वारा यह मूवी के रेंट ग्रुप पांटोहॉक में तोपखाने पर हमला करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि बंदूक काम नहीं कर रही है। मुख्ती फ्रांसीसी सेना ने आस्टम में एक जर्मन गाड़ी को नष्ट कर दिया। एक कंक्रीट अवरोध की उड़ान के बाद अमोवा बीच में अमेरिकी सैनिक और उसकी उन्नति शुरू करने में सक्षम होते हैं और फ्रांस को वापस लेने और अंत में जर्मनी को जीतने के लिए बाकी मित्र देशों की सेना के साथ मार्च में शामिल हो जाते हैं। नोट वर्ल्ड रैंक के क्रम में सूचीबद्ध है। हेनरी ग्रेस, एल्विन स्विफ्ट डब द्वारा इस मूवी में जनरल डवाइट डी आइजनहॉवर सुप्रीम कमांडेटर, सुप्रीम हेडक्वार्टर एलाइडा एक्सपेडिशनरी फोर्स के रूप में काम कर रहे हैं। अलेक्जेंडर नोक्स लेफ्टिनेंट जनरल, वाल्टर बैटोल स्मिथ चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। आर्थर हिल लेफ्टिनेंट जनरल उमर एंड ब्रैडली कमांडर प्रथम सेना के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जैन मेलाइन रियर एडमिरल एलन जी किड कमांडर पश्चिमी नौसेना टॉक फोर्स अमेरिकी 8वीं बेड़ा के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मेल फेरर मेजर जनरल रॉबर्ट हेंस सहायक कमांडर एसएफ के रूप में काम करते हुए मूवी में नजर आते हैं। एडमंड ओ ब्रायन मेजर जनरल रेमंड ओ बार्टन कमांडर फोर्थ। इसके बाद के जितने हेनरी फोंडा, ब्रिगेडियर जनरल थियोडर देखने को मिल जाते हैं, वो इस मूवी में सहायक कमांडर 4th इन्फेंट्री डिवीज़न के रूप में काम कर रहे हैं। रॉबर्ट मेचम और भी इसमें है, जो ब्रिगेडियर जनरल नॉर्मन कोटा के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं। रॉबर्ट रायन, ब्रिगेडियर जनरल जेम्स एम कोविन सहायक कमांडर 42वां एयरबोर्न डिवीज़न। जॉन क्रॉसफोर्ड, जनरल यूजिन एम्स फ्रैकी कमांडर प्रथम इंजीनियर स्पेशल ब्रिगेड। एडी एल्बर्ट, कर्नल लॉयड थॉम्पसन कोटा के सहायक 29वीं इन्फेंट्री डिवीज़न। जैन वेने, लेफ्टिनेंट कर्नल बेंजामिन एंड वेंडरवुड सियोल ट्यून बटालियन 1905 की पैराशूट इन्फेंट्री रेजिमेंट। बिल नेगे मेजर लॉस एक्सियो द्वारा बटालियन 5वीं पैराशूट इन्फेंट्री रेजिमेंट में काम करते हुए नजर आते हैं। फ्रेड टूर मेजर असल्ट्समैन एक्सोवी 2वीं रेंजर बटालियन के रूप में काम करते हैं। रॉड स्टीगर लेफ्टिनेंट कमांडर जेम्स वधेरा जूनियर कमांडर यूएस सेंट्रली के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं। स्टीफन फॉरेस्ट कैप्टन होर्डिंग 102वीं बटालियन 5वीं पैराशूट इन्फेंट्री रेजिमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। री डेंटन कैप्टन फ्रैक हैं, एक्सयूवी 29वीं इन्फेंट्री डिवीज़न है। स्टुअर्ट वीटमैन लेफ्टिनेंट सीन पैराटोपर 2वीं बटालियन 5वीं पैराशूट इन्फेंट्री रेजिमेंट के रूप में आपको काम करते हुए नजर आते हैं। टॉम ट्रेयन, लेफ्टिनेंट बिल्सन पैराटोपर 2वीं बटालियन 5 की पैराशूट इन्फेंट्री रेजिमेंट के रूप में काम कर रही हैं। गैरी गोल्सन एनसाइन सीएन ब्रिग्स ऑफिसर यूएस सेटली के रूप में काम कर रहे हैं। जेफ हंटर के रूप में श्रेय दिया गया है। वे सर्जन जॉन पर फूलर बाद में लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत है। लड़ाका इंजीनियर 29वीं इंजीनियर लड़ाकू बटालियन के रूप में काम कर रहे हैं। टोनी मर्डेटा फाइमैन कुक
82 एयरबोर्न डिवीजन के रूम में काम कर रहे हैं। बॉब स्टील कापरेल अलेक्जेंडर पैराट्रूपर 82 एयरबोर्न डिवीजन के रूम में काम करते हुए आपको नज़र आ जाते हैं। लाल बटन के रूम में प्राइवेट जॉन स्टील पैराट्रूपर द्वितीय बटालियन 505 में यह भी काम करते हुए नजर आते हैं। साल मोइनो प्राइवेट मार्टिना के रूम में काम करते हैं। रॉडी मैकडोवाल प्राइवेट मॉरिस के रूम में काम करते हैं। जॉर्ज सेगल प्राइवेट वोहल के रूम में काम करते हैं। रॉबर्ट वैगनर प्राइवेट किलर के रूम में काम करते हैं। पाल अक्का प्राइवेट लोवल के रूम में काम करते हैं। मार्क डोमिन प्राइवेट हैरिस के रूम में काम करते हैं। पीटर हेल्म युवा प्राइवेट जिसने अपनी राइफल खो दी है उसके रूम में काम करते हैं। अफसर की प्रतिरक्षा करने वाला प्राइवेट फोर्ड के रूम में काम कर रहे हैं। टॉमी सैंडर्स प्राइवेट हंट के रूम में आपको काम करते हुए नजर आते हैं। जोसेफ लेवा रेंजर प्राय के रूम में काम करते हैं। मिक्स नॉक्स एयरबेन लुइस रॉड रैंडल वी विल्सन के रूम में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन का। ट्रेविस रिड जो है जनरल सर बोनेट मॉन्टेगोमरी के रूम में काम करते हैं। इसी प्रकार से इसमें इतने अधिक कलाकार हैं कि आपको उनके द्वारा इतने जानने को मिल जाते हैं कि वे बहुत ही ज़्यादा मूवी में काम करते हैं। फ्रांसीसी निर्माता राउल लेवी ने 23 मार्च 1960 को कॉर्नेलियस रियान की पुस्तक द लांस्केट 6 जून 1944 को की फिल्मांकन निर्धारक खरीदी और साइमन एंड शूस्टर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। टू टूथ खत्म करने के बाद लेवी ने एसोसिएटेड ब्रिटिश पिक्चर कॉरपोरेशन के साथ सौदा किया और निर्देशक माइकल एंडरसन को जोड़ा। रियान को 1 लाख के साथ में अनुकूलन की पटकथा लिखने के लिए $35,000 प्राप्त होंगे। लेवी का इरादा 61 में उत्पन्न शुरू करने का था। एलेस्ट्री स्टूडियो और अंग्रेजी फ्रांसीसी तटों पर फिल्मांकन करना, लेकिन परियोजना तब रुक गई जब ABPC की लेवी द्वारा अपेक्षित $6 मिलियन का बजट नहीं मिल सका। जैनिक के संपादक मित्रों एल्मो विलियम्स ने एक फिल्म ट्रेडिसिक के रूप में काम किया और विलियम्स को लांस्केट के सहयोगी निर्माता युद्ध एपिसोड के समन्वयक के रूप में जोड़ा गया। रियान को स्क्रिप्ट लिखने के लिए लाया गया था, लेकिन जैसे ही दोनों मिले जैनिक के पास उनका टकराव हो गया। विलियम्स ने मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया और वह रियान की स्क्रिप्ट के पन्नों पर जैनिक को सौंप देगा, फिर उन्होंने बाद में एनिटेशन के साथ वापस कर देगा। रियान ने स्क्रिप्ट विकसित की। जैनिक ने विभिन्न राष्ट्रीयताओं की सफाई के लिए अन्य लेखकों को भी लाया, जिसमें अमेरिका के लिए जेम्स जोन्स, फ्रेंच के लिए रोमन गैरी, ब्रिटिश के रूप में तैयार पटकथा में उनका योगदान अपेक्षाकृत कम कर दिया गया। राइन राइटर्स गिल्ड स्मिता की अपील के बाद पटकथा श्रेय पाने में कामयाब रहे, लेकिन 4 अन्य लेखकों को फिल्म के लिए समापन क्रेडिट में अतिरिक्त एपिसोड लिखने का श्रेय दिया जाता है। प्री प्रोडक्शन के दौरान निर्माता फ्रैंक मेगार्थी, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य के युद्ध विभाग के लिए काम किया था, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य में सरकार की अन्य सहयोग की व्यवस्था की। जानक, जो सुप्रीम अलाउड कमांडर लॉरेंस नोरिस्टन के दोस्त थे, एक्स्ट्रा के रूप में उपयोग करते हुए 700 यूनाइटेड स्टेट आर्मी, यूरोप और फ्रांस अफ्रीका के सैनिकों को सुरक्षित किया। हालांकि 1961 के बर्लिन संकट के बाद इस टुकड़ी में सेना सदस्यों को वापस बुलाना पड़ा। जब विल्सन के कांग्रेस सदस्य ने एक प्रमुख शीत युद्ध गतिरोध के दौरान सैनिकों को फ्रांस में फिल्म निर्माण के स्थानांतरित करने के लिए सेना की आलोचना की। सेम्स एरविन ने तहत संवैधानिक अधिकारों पर सीनेट उप समिति ने सैनिकों की इच्छा का भी मार जाना और उनसे पूछा कि एक्स्ट्रा के रूम में प्रतिष्ठित होने के लिए मजबूर करने के लिए फिल्म की जांच की। फिल्म में 250 अमेरिकी सेना के सैनिकों को 50 ब्रिटिश सैनिक के सैनिक एक्स्ट्रा के रूम में शामिल हुए। जैनिक ने महसूस किया कि 8 सदस्यों के साथ यदि कई निर्देशक इकाई एक साथ काम करेगी तो शूटिंग अधिक तेजी से पूरी हो सकेगी। इसलिए उन्होंने जर्मन निर्देशक गर्ड ओसवाल्ड बर्नार्ड विक्की, ब्रिटिश निर्देशक जैन एनिकन के हंगेरियन अमेरिकी निर्देशक एंड्रू मार्टिन पर काम रखा। जैनिक के बेटे रिचर्ड डे ने जैनिक इस परियोजना के बारे में अनिच्छुक थे, विशेष रूप से उनके बजट को लेकर, जो कि 101 मिलियन के साथ अब तक की सबसे महंगी ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, जो सिनहार्ड
लिस्ट रिलीज की गई थी। इसके साथ ये सबसे महंगी फिल्म में से एक बन जाती है। बात की जाए तो जब लेवी इस फिल्म का निर्माण कर रहे थे तो लैक चार्ड को मूल रूप से फिल्म की मुख्य भूमिका में लिया गया था। चार्ल्स हैल्टन ने लेफ्टिनेंट कर्नल बेंजामिन की भूमिका के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया, लेकिन जॉन वेन के अंतिम समय में इस भूमिका को लेने के निर्णय ने हेस्टन को इस मूवी में ले लिया गया। 55 वर्ष की उम्र में वैन पर वैंडरफोर्स के 28 वर्ष के बेड़े 1962 में उससे 10 वर्ष बड़े थे और उन्हें सभी अभिनेताओं की फिल्म में अपनी उपस्थिति के लिए भुगतान के रूप में $25,000 स्वीकार किए। लेकिन वैन की अपनी भव्य फिल्म दी अल्मो 1960 के वैन की समस्याओं के बारे में उन्हें गरीब जॉन वेन के रूप में संदर्भित करने के लिए जैनिक को दंडित करने के लिए $2.5 लाख पर जोर दिया। पॉप स्टार पॉल अनामिका टॉमी हैंक्स फैबियन फिल्म में रेंजर्स के रूप में एक साथ दिखाई देते हैं। मेल फेरर को मूल रूप से जनरल जेम्स गोविन की भूमिका में निभाने के लिए साइन किया गया, लेकिन शेड्यूल संघर्ष के कारण उन्हें फिर से कास्ट किया गया। रिचर्ड टॉर ने मेजर जॉन हावर्ड की भूमिका निभाई, जो पेगासस ब्रिज पर ब्रिटिश हवाई हमले के नेता थे, और टॉर के साथ खुद ही डी डे पर वास्तविक ब्रिज हमले में भाग ले लिया गया। उन्हें खुद की भूमिका निभाने का मौका भी दिया गया, लेकिन उन्हें मेजर हावर्ड की भूमिका निभाई। बिल मिलन व पाइपर लावर लोविट के साथ उन्हें बैकपाइप के साथ नॉर्मट गाया गया और एक आम गलतफहमी और उनको फिल्म में खुद की भूमिका निभाई थी। वास्तव में उन्हें पाइप मेजर लेस्ले डे लास्पे द्वारा चित्रित किया गया था। फिल्मांकन के समय रानी माँ के आधिकारिक पाइपर थे। इस बात पर चर्चा हुई कि पूर्व राष्ट्रपति डवाइट जे आइजनहोवर इस फिल्म में खुद की मुख्य भूमिका निभाएंगे। उन्होंने इसमें भाग लेने की इच्छा जताई। हालांकि यह तय नहीं किया गया कि मेकअप कलाकार उनके द्वितीय युद्ध के दौर की भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त युवा नहीं कर सकते, इसलिए यह भूमिका हेनरी ग्रेस को दी गई, जो एक सेट डेकोरेटर थे और 1930 के दशक के मध्य में फिल्म में उद्योग में थे। उन्होंने अभिनय का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन ग्रेस युवा आइजनहोवर के बिल्कुल समान थे। हालांकि उनकी आवाज़ अलग थी, इसलिए किसी और ने उनके संवादों को डब किया। सेंट मैरी इंग्लिश में 82वें एयरबोर्न के प्राइवेट जॉन एटिल बर्स द्वारा अभिनेता, जो स्थानीय लोगों द्वारा चर्च के टावर से पैराशूट से लटकाकर शूट किया गया, जिस पर वे गलती से उतर गए थे। सन 2001 की डॉक्यूमेंट्री क्लियोपैट्रा द फिल्म जेंट हॉलीवुड के अनुसार रिचर्ड बर्टन रोडी मैकडोवल रोम में फिल्मांकन के दौरान कई हफ्ते तक काम नहीं करने के कारण इतने उब गए कि उन्होंने जेनफ को फ़ोन करके द लास्ट गेट पर कुछ भी करने की भीख मांगी। वे खुद ही लोकेशन पर पहुंच और एक दिन में अपने कैमियो को मुफ्त में फिल्माया। यह फिल्म जेम्स बॉन्ड की भूमिका में आने से पहले शॉन कॉनरी की आखिरी फिल्म थी। गर्ट फ्रोबो और कर्ड जुगिरास जनरल गुंथर ब्लूमेंटेड के बाद क्रमशः बॉन्ड, खलनायक आरिक गोल्डफिंगर और कोल स्ट्रॉमबर्ग द स्पाई हु लव्ड मी की भूमिका निभाई। कैनरी ने 1970 की फिल्म, जो थी कार्नेस रेयान की एक किताब पर आधारित थी। इसी तरह फोल्कस प्रीस ने द लास्ट गेट में मेजर जनरल मैक्स पेसमेल और ब्रिज टू 4 में फील्ड मार्शल गर्ड की भूमिका निभाई। जैनिक ने फिल्म में 2000 से अधिक सक्रिय सैनिकों को अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम पर रखा था। हेनरी फोंडा और जॉन विक ने 3 साल बाद फिर से मिलकर इन हॉमर्स के नामक फिल्म बनाई, जो पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिकी नौसेना पर आधारित थी। फिल्म के स्टंटमैन में एक रॉबर्ट विनिस्टीन थे, जो फ्रांसीसी यहूदी थे जो मृत्यु शिविर में जाने से बाल बाल बचे थे। 70 के दशक में वे स्टेफनी क्रूक की मदद से अपने संस्करण लिखा। वैंड प्रिंटर ने एल हार्मटन द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में इनके द्वारा
दूसरे संस्करण के नाम बदलकर एल हार्फलन टू वेल की ही ऊपर दिया गया। इसमें वेनिस्टी ने अपने जीवन के विवरण को बताया, जिसमें इस फिल्म का और पर उनका काम भी शामिल है। फिल्म की कई फ्रांसीसी स्थानों पर शूट किया गया, जिसमें से आइल डे रे, सेंट फिलरेट में सलेकिया समुद्र तट, पौंड हट दे बेपेनहुपेन, आई स्ट्रैडम के बर्ना, बोलगेना बिलानकोट में लेस स्टूडियो डी बोलगेना और वास्तविक स्थान शामिल है। बेन नोविला, सेंट मैरी एगलिच और पॉइंट टू डॉक के पास पेगासस ब्रिज, ओमा बीच में लैंडिंग के फिल्मांकन के दौरान अमेरिकी सैनिकों के रूप में दिखने वाले एक्स्ट्रा कलाकार लैंडिंग क्राफ्ट से पानी में कूदना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह बहुत ठंडा होगा। जनरल नॉर्मन कोटा के रूम में रॉबर्ट मीचम को उनकी घबराहट से घृणा हुई और वह पहले कूद गए, जिसके बाद में उन्हें उनका अनुसरण किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए रूपर्ट पैराडामी वास्तव में डिकॉय पैराशूट ड्रॉप में इस्तेमाल किए गए पैराडामी से कहीं अधिक विस्तृत और जीवंत थे, जो रेत से भरे कैनवास या बर्लैप के बारे में थे। अमेरिकी जनस्पोर्ट पैनाडेमी का इस्तेमाल सेंट मैरी एगलिच सीक्वेंस को फिल्माने में किया गया था। वास्तविक ऑपरेशन में 6 स्पेशल एयर सर्विस के सैनिक डमी के साथ कूद पड़े और जर्मन का ध्यान भटकाने के लिए जोरदार युद्ध की आवाज़ों को रिकॉर्डिंग बचाई। उन्हीं दृश्यों में जहाँ पैराशूट उतरते हैं, मेंढकों की टड़टड़ाहट की पृष्ठभूमि की आवाज़ उत्तरी फ्रांसीसी मेंढक प्रजातियों के लिए गलत थी। यह दर्शाता है कि फिल्म में संभवतः पृष्ठभूमि की यात्री ध्वनियों में से एक अमेरिकी रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था। कॉलिन मेथ ने केनेथ मोर को, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल नेवी में एक अधिकारी के रूप में सेवा कर चुके थे, वास्तविक शिलालेख उधार दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने आक्रमण के दौरान तट पर ले जाया गया था। इसी तरह रिचर्ड टॉड ने वही बैरेट पहना जो उन्हें वास्तविक डी डे पर पहना था। हालांकि उन्हें मेजर जॉन हावर्ड की रेजिमेंट ऑक्सफोर्डियर और बकिंघमशायर लाइट इन्फेंट्री में कैप बैच को बदल दिया गया। फिल्म में 3 फ्री फ्रेंच स्पेशल एयर सर्विस पैराट्रूपर ब्रिटिश और अमेरिकी एयरबोर्न लैंडिंग से पहले फ्रांस में कूदते हैं, जहां यह सही है। 36 फ्री फ्रेंच एसएस 5 जून बजे ब्रिटानिया में कूद पड़े। कार्रवाई में मारे गए पहले मृत सैनिक 2nd ऑक्स एंड बक्स लाइट इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट डेन ब्रदरिज थे, जहां उन्होंने 6 जून बजे पेगासस ब्रिज को पार किया था और 4th फ्री फ्रेंच एसएस बटालियन के कार्पेल एमएल बोटार्ड उसी समय प्लूम लेक ब्रिटेनी में मारे गए थे। संयुक्त राज्य के 6ठे बेटालियन ने फिल्मांकन में व्यापक रूप से सहायता की और कोर्सिया में फिल्माए के दृश्य के लिए कई उभयचर लैंडिंग जहाज और शिल्प उपलब्ध कराए। हालांकि कई जहाज इन विंटेज थे। स्प्रिंगफील्ड, लिटिल रॉक द्वितीय विश्व युद्ध के हल्के क्रूजर थे, जिन्हें बड़े पैमाने पर गाइडेड मिसाइल क्रूजर में बदला दिया गया था और उन्होंने एक उपयोग तट पर बमबारी की दृश्य में दिया गया था, जबकि यूएसएस स्प्रिंगफील्ड को 1980 में ख़त्म कर दिया गया था। यूएसएस लिटिल रॉक अब बफेलो न्यूयॉर्क में एक संग्रहालय के जहाज हैं। फिल्म में पॉइंट टू होक पर 2nd रेंजर बटालियन द्वारा किया गए हमले को दिखाया गया है। वास्तविक लैंडिंग फिल्म में दिखाए गए थोड़ी दूर पूर्व में की गई थी, क्योंकि तेज जबर और समुद्र में बहुत ज़्यादा उछाल था। बंकर में प्रवेश करते समय एक सैनिक ने कहा कि बंदूकें कभी स्थापित नहीं की गई। यह गलत है, क्योंकि 155 मिलीमीटर की बंदूकें डी-डे के कुछ दिन पहले तक तैनात थी, लेकिन भारी बमबारी के कारण उन्हें हटा दिया गया। वास्तव में बंदूक कुछ घंटे छिपी हुई पाई गई थी और नष्ट कर दी गई थी। फ्रांसीसी हथियार डीलर पोर फ्लाइंग एस पियरे लॉरेंस ने जर्मन स्तंभ पर हमले के दृश्य लिए 3 सुपर मरीन
स्पिटफायर विमानों को बहाल किया और प्रदान किया। लॉरेंस ने खुद में स्पिटफायर विमानों में से एक को उड़ाया। गस ओसवाल्ड सेंट मैरीज एग्लिस में पैराशूट दर्शक गैर क्रेडिट निर्देशक थी और डेरिल एफ जानक ने कहा कि वे खुद अमेरिकी में ब्रिटिश पात्रों के कुछ पिक ऑफ इंटीरियर दृश्य के लिए क्रेडिट निर्देशक थे। एल्मो विलियम्स को युद्ध एपिसोड के सहयोग निर्माता और समन्वयक के रूप में श्रेय दिया गया। फिल्म का प्रीमियर फ्रांस में 25 सितंबर 1962 को और 4 अक्टूबर को अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में 23 अक्टूबर को हुआ। प्रीमियर से प्राप्त फंड सलग इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडी इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी को दान कर दिया गया क्योंकि फॉक्स क्लिपेटो के समवर्ती उत्पादन के दौरान वित्तीय घाटे के कारण पीड़ित था। स्टूडियो चाहता था कि द लायंसगेट डे तुरंत मुनाफा कमाने के लिए सीधे व्यापक रिलीज में की जाए, लेकिन जेनिक ने उन्हें एक उचित रोड शो थिएटर रिलीज करने के लिए राजी कर लिया। अगर फॉक्स ने ऐसा करने में इनकार कर दिया तो वार्नर ब्रदर को वितरण अधिकार बेचने होंगे। बॉक्स ऑफिस पर वह हिट बन गई जिसकी जेनिक की प्रोडक्शन कंपनी के मुनाफे का 50% प्राप्त हुआ और 1964 तक उसे $5.8 मिलियन से अधिक प्राप्त हो गए। संयुक्त राज्य के कई शहरों में फिल्मों के विशेष शो आयोजित किए गए जिसमें से टी-डेक के भाग के लेने वाले पुरुष को अपने साथियों के साथ फिल्म में देखने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे स्क्रीनिंग क्वींसलैंड ओहियो में हिप्पोड्रोम थिएटर में हुई। फिल्म में जर्मन और फ्रेंच पात्रों को दिखाने वाले दर्शकों को उनकी मूल भाषा अंग्रेजी दोनों में शूट किया गया और उसी समय ब्रिटिश और अमेरिकी निर्मित द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्मों में से एक लगभग अद्वितीय रूप में विदेशी भाषाओं के साथ अंग्रेजी उपशीर्षक वाली फिल्म का संस्करण फिल्म की प्रारंभिक रिलीज के दौरान अधिक व्यापक रूप से देखा गया था। फिल्म के 1960 के दशक के उत्तरार्ध में पुनः फिल्म को रिलीज किया और फिल्म के पुनः अंग्रेजी संस्करण का अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। जब फिल्म को 1969 में दोबारा रिलीज किया गया तो ये अपने पहले हफ्ते में $5 लाख की कमाई करते हुए यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर खुली और 500 सिनेमाघरों में दुनिया भर में फिर से रिलीज होने के पहले 4 दिनों में $28, $46, $27 की कमाई इस मूवी ने कर डाली। फिल्म को 1989 को लेजर डिस्क में स्टूडियो सराउंड के साथ वाइड स्क्रीन में रिलीज किया गया। फिल्म का रंगीन संस्करण 1994 में VHS पर रिलीज किया गया जो डी-डे के आक्रमण की 85वीं वर्षगांठ थी। फिल्म का मूल ब्लैक एंड वाइट संस्करण 6 नवंबर 1 को DVD पर रिलीज किया गया और सन 2008 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स फिल्म को पर रिलीज किया गया। स्वागत न्यूयॉर्क शहर के वार्नर थिएटर में फिल्म के खुलने के एक दिन बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने बर्ली क्रैकर्स की घोषणा की। चित्र का कुल प्रभाव एक विशाल वृत्तचित्र रिपोर्ट का है जो व्यक्तिगत विवरणों से सुसज्जित और रंगीन है, जो रोमांचकारी, मनोरंजक, विडंबनापूर्ण, इस तरह से लक्षित और निर्मित जिसे चित्र के बारे में सोचना दुखद कठिन है। इससे अधिक या बेहतर कर सके या किसी को युद्ध की भयावहता के प्रति अधिक उजागर होने का एहसास करा सके जैसा कि यह करता है। वैरायटी ने इसे एक ठोस और आश्चर्यजनक युद्ध महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जो ये अविश्वसनीय आक्रमण के लिए आवश्यक समग्र रसद के बारे में एक भव्य पैमाने पर अर्धकाल्पनिक वृत्तचित्र के रूप में उभारता है। वाशिंगटन पोस्ट के रिचर्ड एल कोई ने फिल्म को एक झुनझुनी आंखों को पकड़ने वाली शानदार तस्वीर कहा जिसे स्क्रीन के लिए सबसे बड़े युद्ध महाकाव्य के रूप में रैंक किया जाना चाहिए। उनकी एकमात्र आलोचना जर्मन विश्वास को दर्शाने में परिप्रेक्ष्य की कमी थी, जो अगर हिटलर ने नींद की गोली नहीं ली होती तो नॉर्मैंडी लैंडिंग सफल नहीं हो सकती थी। द लायंसगेट डे को इस जर्मन विश्वास को उचित अनुपात में रखने के लिए असीम रूप से अधिक ध्यान देना चाहिए। हालांकि यह मूवी इतनी अच्छी हो जाती है, ऑडियो विजुअल सत्यता का एक दौरा जहाँ लेकिन कबूल किया गया कि इस मेरी भावनाओं शायद ही
कभी जोड़ी थी और इसमें उब गया होता है। इसके बाद में वे इस मूवी के उन्होंने आगे कहा कि जैनक ने मेरे लिए इस नकली वृत्तित को गंभीरता से लेना मुश्किल बना दिया, क्योंकि इसमें असंख्य प्रसिद्ध अभिनेता भरे हुए थे, जिनमें से अधिकांश ऐसे भगोड़े दिखते हैं जो दर्शक खुद को तुरंत पहचान के विचलित करने वाले खेल में उलझ पाते हैं। मथली फिल्म बुलेटिन ने कहा कि द लास्ट डे के स्मारक और जिससे समझौते के बीच में विभाजित किया गया है, अपने सबसे अच्छे रूप में यह बहुत मजबूती से सामने आती है। वह विशाल और सावधान संगठन की भावना जो पूरे डीडी ऑपरेशन में चली गई, शोर का सरासर भार, असाधारण तथ्य कि बहुत सारे लोग मारे गए, ग्रामीण इलाकों में अकेले भटकने वाले सैनिकों की व्यक्तिगत उलझन और निराशा की भावना, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण एक तमाशा और इसके लिए सितारे उनमें से बहुत सारे अक्सर बोलने के लिए मुश्किल में एक पंक्ति के साथ आमतौर पर खोलने के लिए कई वास्तविक भूमिका नहीं होती। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटो ने फिल्म को 25 समीक्षाओं के आधार पर 84 की अनुमोदन रेटिंग मिली, जिसका औसत स्कोर 7.6 है, जो कि 10 में से है। मेरिन रॉबर्ट मॉरिसन 6 मई 1907, 11 जून 1980, जिन्हें पेशेवर रूप से जॉन वेन के नाम से जाना जाता है और जिन्हें द ड्यूक उपनाम दिया गया, एक अमेरिकी अभिनेता थे जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिका के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बहुत अधिक मूवियों में काम किया जो खासकर पश्चिम और युद्ध फिल्मों में है। उनका कैरियर खास बन गया 1920 के दशक के मूक युग के लेकर अमेरिकन न्यू वेव तक फैला फूला, क्योंकि वे कुल 179 फिल्मों और टेलीविजन प्रस्तुतियों में से दिखाई दिए। वे 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस के शीर्ष आकर्षणों में से एक रहे और अपने युग के कई महत्वपूर्ण हॉलीवुड सितारों के साथ दिखाई दिए। 1999 में अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने वेन को क्लासिक अमेरिकी सिनेमा में सबसे महान पुरुष सितारों में से एक चुना। इनका जन्म मेरियन रॉबर्ट मॉरिसन के नाम से हुआ, जो 26 मई 1907 को हुआ, विंटरसेट, आयोवा, अमेरिका। इनकी मृत्यु 11 जून 1979, आयु 72, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में हुई। विश्राम स्थल पैसिफिक व्यू मेमोरियल पार्क। अन्य नाम थे मेरियन माइकल मॉरिसन ड्यूक। अल्मा मैटर, जहाँ से इन्होंने शिक्षा की प्राप्ति की, उस स्कूल का नाम था दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। इनका प्रोडक्शन के रूप में, अभिनेता के रूप में, निर्माता के रूप में, निर्देशक के रूप में इन्होंने मूवियों में काम किया। सक्रिय वर्ष जो थे ये हमने आपको बता चुके हैं कि ये 1926 से लेकर 1981 तक सक्रिय रूप से काम करते रहे। इन्होंने एक पार्टी भी ज्वाइन की, क्योंकि ये पार्टी या पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो इन्होंने रिपब्लिकन अमेरिका की पार्टी में शामिल हुए। जीवन साथी जोसेफा सेंज, इनका विवाह 1933 में हुआ और इन्होंने 2 बार विवाह किया। 1945 में एस्प्रेंजा बाउसर से, 1940 में किया, फिर 1954 में किया पीलर पैलेट से। इनके 7 बच्चे हैं, जिसमें माइकल, पैट्रिक और अथन शामिल हैं। पुरस्कार: प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट। वेन का जन्म विंसेंट आयोवा में हुआ था, लेकिन वे दक्षिणी कैलिफोर्निया में पढ़े बढ़े। बॉडी सर्फिंग दुर्घटना के कारण दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से अपनी फुटबॉल छात्रवृत्ति खोने के बाद उन्होंने फॉक्स फिल्म कॉरपोरेशन के लिए काम करना शुरू किया। वे ज़्यादातर छोटे छोटे किरदारों में नजर आए। इसके बाद में उन्होंने अपनी मुख्य भूमिका पहली जो थी राउल वॉल्स की वेस्टर्न द पिग ट्रेल 1930 में, जो एक शुरुआती वाइड स्क्रीन फिल्म महाकाव्य थी जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उन्होंने 1930 के दशक में भी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जिनमें से ज़्यादातर वेस्टर्न फिल्में थी, लेकिन वे कोई बड़ा नाम नहीं बन पाए। जॉन फोर्ड की स्टेज कोच 1939 के वेन को मुख्य धारा का सितारा बना दिया और उन्होंने कुल मिलाकर 142 मोशन पिक्चर में अभिनय किया।
जीवनी लेखक रोनाल्ड डेविस के अनुसार जॉन वैन ने लाखों लोगों के लिए देश की सीमांत विरासत को मूर्त रूप दिया। वेस्टर्न में वैन की अन्य भूमिका में शामिल रहे रेड रिवर 1948 में ची सोलम ट्रायल में अपने झुंड को ले जाने वाली पशुपालक की भूमिका, दी रिसर्च 1956 में एक गृहयुद्ध के दिग्गज जिसकी भतीजी को कोमवांचु के कपिल द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, द मैन हु डू शॉट लिबर्टी विलियम्स एक परेशान पशुपालक जो एक महिला के हाथ पाने के वकील जेम्स स्टुअर्ट से होड़ करता है, और टू ग्रेट 1969 में एक झगड़ालू एक आंख वाला मार्शल जिसने उसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को एकेडमी पुरस्कार मिला। वैन को मरीन ओहारा के साथ द क्वाइट मैन, डीन मार्टन के साथ रियो ब्रावो और द लास्ट गेट 1962, 9 अप्रैल 1979 को अकादमी पुरस्कार में अपनी अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई और 2 महीने बाद पेट के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। 1980 में उनके मरणोपरांत संयुक्त राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। वैन का जन्म उस टाइम 26 मई 1907 को हुआ था। उनके बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली है। वैन की माँ पूर्व ओली मोली अल्बर्टा ब्राउन 1885-1970 लैंकस्टर काउंटी नेब्रास्का थी। वैन के पास स्कॉच आयरिश अंग्रेजी और आयरिश वंश था। उनके परदादा रॉबर्ट मॉरिसन ने अपनी मां के साथ काउंटी एस्टिंग आइलैंड छोड़ दिया और 1999 में न्यूयॉर्क पहुंचे और अंततः ओहियो के एम्स काउंटी में बस गए। मॉरिसन मूल रूप से स्कॉटलैंड के आउटर हेब्राइड से लुइस के द्वीप से थे। उनका पालन पोषण प्रेसिडेंशियल में हुआ था। वैन का परिवार पामडेल कैलिफोर्निया चला गया और फिर 1940 में ग्लेनडेल में 404 इसाबेल स्ट्रीट पर चला गया, जहां उनके पिता फार्मासिस्ट के रूम में काम करते थे। उन्होंने ग्लेनडेल यूनियन हाई स्कूल से पढ़ाई की, जहां उन्होंने खेल और शिक्षा दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया। वैन अपने हाई स्कूल की फुटबॉल टीम और उसका वाद विवाद टीम का हिस्सा थे। वे लैटिन सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे। स्कूल के अखबार के खेल कॉलम में योगदान देते थे। ग्लेनडेल ने स्कूल जाने के रास्ते में स्टेशन पर एक स्थानीय फायरमैन ने उन्हें लिटिल ड्यूक कहना शुरू किया, क्योंकि वे अपने विशाल एयरडेल टेरियर ड्यूक के बिना कभी नहीं जाते थे। उन्होंने मेरिन की तुलना में ड्यूक ज़्यादा पसंद था और उपनाम उनके साथ जुड़ गया। वैन ने ग्लेनडेल में विल्सन मिडिल स्कूल से पढ़ाई की। किशोरावस्था में उन्होंने हॉलीवुड स्टूडियो के घोड़े की नाल बनाने वाले व्यक्ति की आइसक्रीम की दुकान पर काम किया और वे ऑर्डर ऑफ डैमोल के सदस्य के सक्रिय रूप में काम करते रहे। इसके बाद में वैन ने यूएस नेवल अकादमी में काम करने का मौका मिला। इसके बजाय उन्होंने प्री लॉ में प्रमुखता प्राप्त करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में दाखिला लिया। वे ट्रोजन नाइट्स और सिग्मा ची बिटारी के सदस्य रहे। वैन जो 6 फीट 4 इंच लंबे थे, कोच हावर्ड जोन्स के अंडर में यूएसएससी फुटबॉल टीम में खेले। कॉलर बोन की टूटी चोट ने उन्हें एथलेट कैरियर का छोटा कर दिया। वैन ने बाद में उल्लेख किया कि वे जेम्स जोन्स को प्रतिक्रिया से इतना डर गए थे कि उन्होंने अपनी चोट का वास्तविकरण एक बॉडी सर्फिंग दुर्घटना उन्होंने अपनी एथलेट छात्रवृत्ति खो दी और बिना धन के उन्हें विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा। कोच जोन्स के पक्ष में उन्हें मूक पक्ष में फिल्म स्टार टॉम मिक्स को यूएस गैस के टिकट थे। निर्देशक जॉन फोर्ड और मिक्स के वैन को एक प्राय बॉय एक्स्ट्रा के रूप में काम पर रखा। बाद में वैन ने अपने चलते, बात करने और व्यक्तित्व का श्रेय व्हाइट ईयर सब के साथ अपने परिचय दिया और टॉम मिक्स के अच्छे दोस्त थे। वैन जल्द ही छोटे मोटे किरदारों में चले गए और जॉन फोर्ड उन्होंने अपने अधिकांश भूमिका प्रदान की। वे निर्देशक के साथ लंबे समय के लिए
दोस्ती स्थापित की। इस अवधि के आरंभ में उन्होंने 1926 की फिल्म बारडेलेज द मैग्निफिसेंट के गार्ड के रूप में एक छोटी बिना श्रेय की भूमिका निभाई। वह अपने साथियों के साथ ब्राउन ऑफ हार्वर्ड, द ड्रॉप किक 1927 जैसी मूवी में उन्होंने काम किया। फॉक्स फिल्म कॉर्पोरेशन की छोटी भूमिका में काम करते हुए वैन को केवल एक बार वर्ड्स एंड म्यूजिक में ड्यूक मॉरिसन के रूप में ऑन स्क्रीन क्रेडिट दिया गया था। निर्देशक थे राउल्स वॉल्स ने अपने पिराबॉय के रूप में काम पर इनको रखा, स्टूडियो के फर्नीचर को हिलाते हुए देखा और उन्हें द बिग ट्रेल उनकी पहली भूमिका में कास्ट किया। उन्हें स्क्रीन के नाम के लिए वॉल्स ने क्रांतिकारी युद्ध के दौरान मैड एंथनी वैन के रूप में एंथनी वैन का सुझाव दिया। फॉक्स स्टूडियो के प्रमुख विनफील्ड सीएन ने उन्हें बहुत 41वीं लगने वाली कारण अस्वीकार कर दिया। फिर वॉल्स ने जॉन वैन का सुझाव दिया। सीहान सहमत हो गए और नाम तय हो गया। वैन चर्चा के मौजूद नहीं थी। उनका वेतन बढ़कर 105 प्रति सप्ताह कर दिया गया। द बिग ट्रेल धमनी युग का पहला बड़ा बजट का आउटडेटर तमाशा था। उन्हें उस समय मिलियन 21 में 32 मिलियन के बराबर की भारी लागत से में बनाया गया, जिन्हें सैकड़ों दृश्य का उपयोग किया गया। उनकी काफ़ी हद तक निर्जन था। लोभानी दृश्य का लाभ उठाने के लिए 2 संस्करण में फिल्माया गया, एक मानक 35 मिलीमीटर संस्करण और दूसरा नया 70 मिली ग्रैंडियर फिल्म प्रक्रिया। एक अभिनव कैमरा लेंस का उपयोग करते हुए ग्रैंडियर ने इसे देखने के लिए दर्शकों ने खड़े होकर जयकारे लगाए, लेकिन केवल कुछ ही मुट्ठी पर थिएटर ही फिल्म को इसकी वाइड स्क्रीन प्रक्रिया दिखाने में सुसज्जित थे और उस समय काफ़ी हद तक बर्बाद हो गया और उस समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद में उन्होंने बहुत अधिक मूवियों में काम किया। द बिग ट्रोल की व्यावसायिक विफलता के बाद वैन को एक पिक्चर में छोटी भूमिकाएं करने के लिए भेजा दिया गया, जिसमें कोलंबिया दी सेवर 1931 शामिल थे, जिसमें उन्होंने एक लाश की भूमिका निभाई थी। वह धारावाहिक द थ्री मस्टिकट्स 1933 में दिखाई दी, जो अलेक्जेंडर डुमास उपन्यास अद्यतन संस्करण था, जिसमें नायक तत्कालीन उत्तरी अफ्रीका में फ्रांसीसी विदेशी सेना में सैनिक थे। उन्होंने कई कम बजट वाली पॉवर्टी रो वेस्टर्न में थे। शीर्षक पर अपने काम के नाम के साथ मुख्य भूमिका में वे काम करते थे। ज़्यादातर मोनोग्राम पिक्चर के लिए मैस्कोट पिक्चर कॉर्पोरेशन में धारावाहिकों में वे ने अपने अनुमान के अनुसार 1930 में 1939 तक लगभग 80 हॉर्स ओपरा में दिखाई दी। राइडर ऑफ डेस्टिनी उन्हें घुड़सवारी और अन्य पश्चिमी कौशल स्टंटमैन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। स्टंटमैन याकमा केनेट और वैन ने स्टंट और ऑन स्क्रीन फिस्टिकऑफ तकनीक विकसित और परिपूर्ण की, जो अभी भी उपयोग में है। इन शुरुआती पॉवर्टी रो वेस्टर्न में वैन को जिन मुख्य नवाचारों का श्रेय दिया जाता है, उनमें से एक है अच्छे लोगों को बुरे लोगों की तरह भरोसेमंद तरीके से लड़ने की अनुमति देना। उन्होंने हमेशा साफ सुथरी लड़ाई नहीं करवाकर वैन ने दावा किया, मेरे आने से पहले यह माना अभ्यास था कि नायक को हमेशा साफ सुथरी लड़ाई करनी चाहिए। भारी को नायक के सिर पर कुर्सी मारना या उस पर केस उनके दीपक फेंकना, उसके पेट में लात मारने की अनुमति थी, लेकिन नायक केवल खलनायक को विनम्रता से नीचे गिरा सकता था और उनके उठने तक इंतजार कर सकता था। मैंने ही वह सब बदल दिया। मैंने कुर्सियां और लैंप फेंके, मैंने कड़ी लड़ाई लड़ी और मैंने गंदी लड़ाई लड़ी। मैंने जीतने के लिए लड़ाई लड़ी। वैन की दूसरी सफल भूमिका जॉन फोर्ड की स्टेज कोच में थी। 1930 के दशक में कम बजट वाली वेस्टर्न फिल्मों में वैन की बी मूवी की स्थिति ट्रैक रिकॉर्ड के कारण फोर्ड को ए बजट फिल्म के वित्त पोषण प्राप्त करने में कठिनाई हुई।
सभी प्रमुख स्टूडियो द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद फोर्ड ने स्वतंत्र निर्माता वॉल्टर वेंगर के साथ एक सौदा किया, जिसमें क्लेवर ट्रेवर, जो उस समय बहुत बड़ी स्टार थी, को शीर्ष बिलिंग मिली। स्टैथकोच को एक बड़ी आलोचनात्मक वित्तीय सफलता थी और उन्हें एक मुख्य धारा के स्टार बन गए। कास्ट सदस्य लुइस फ्लेट ने उस समय फोर्ड को यह कहते हुए श्रेय दिया कि वह अपने आदर्श हर आदमी के रूप में अपनी अपील के कारण अधिक बड़े स्टार बनेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश के परिणामस्वरूप समाज के सभी क्षेत्रों में युद्ध के प्रयास के लिए समर्थन में बाढ़ आ गई और हॉलीवुड की कोई अपवाद नहीं था। वैन को उनकी उम्र पर्ल हार्बर के साथ पारिवारिक स्थिति में कारण सेवा से छूट दी। वैन ने जॉन ब्रड को बाल बालिका के वे भर्ती होना चाहता है एक अवसर पर उसने पूछा कि वह फोर्ड को अन्य इकाई में शामिल हो सकता है। वैन डे के रूम में वह पुनर् रोकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन पब्लिक स्टोरी ने उन्हें खोलने के लिए जोरदार ढंग से प्रतिरोधी, चूंकि वे अनुबंध के तहत एकमात्र लिस्ट अभिनेता था। हॉबर्ट जे येट्स ने वैन को अनुबंध से पीछे हटने पर मुकदमा करने की धमकी दी। यूएस नेशनल आर्काइव्स के रिकॉर्ड बताते हैं कि वैन ने वास्तव में आधुनिक CIA के अग्रदूत ऑफिस ऑफ स्ट्रैटेजिक सर्विसेज में सेवा करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनकी बोलती अंततः असफल रही। वैन ने और 3 महीने के लिए दक्षिण प्रशांत में अमेरिकी ठिकानों और अस्पतालों का दौरा किया, USO के साथ। इस यात्रा के दौरान उन्होंने OSS के प्रमुख विलियम जे डोनोवन से अनुरोध को पूरा किया ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर या उनके कर्मचारी OSS के काम में बाधा डाल रहे हैं। डोनोवन ने बाद में OS मिशन में वैन के योगदान को यादगार बनाने के लिए वैन को OS सेवा प्रमाण पत्र जारी किया। कई खातों के अनुसार सेना में सेवा करने की उनकी विफलता बाद उनके जीवन का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन गया। बाद में उनकी विधवा ने सुझाव दिया कि दशक ने अपनी देशभक्ति अपराध बोध से उपज थी। उन्होंने लिखा कि वे अपने जीवन के बाकी समय घर पर रहने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश में एक सुपर देशभक्त बन गए हैं। वैन की पहली रंगीन फिल्म द शेपर्ड ऑफ हिल्स थी। उन्होंने अपने पुराने दोस्त हैरी केस के साथ अभिनय किया। अगले वर्ष वह सिसिल डेमल द्वारा निर्देशित अपनी एकमात्र फिल्म डेक्नियर महाकाव्य रिप द वाइल्ड विड में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने री मेलेड पॉलेट गोडार्ड के साथ अभिनय किया। यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जहां उन्होंने संगीत, मूल्य और चरित्र को अपना सब कुछ माना था। अपने दौर के अधिकांश हॉलीवुड सितारों की तरह वैन रेडियो कार्यक्रम में अतिथि के रूप में दिखाई दिए, जहां हेंडा हॉपर शो, लोएला पार्सन शो, उन्होंने स्क्रीन राइटर, प्ले हाउस और लक्स रेडियो थिएटर जैसे कार्यक्रम में नाट्य भूमिका कई बार प्रस्तुत की और मुख्य प्रयोजक बन गए। और 1942 में 6 महीने के लिए वैन ने फिल्म निर्देशक टी गार्नेट द्वारा निर्मित यह मूवी भूमिका निभाई, जो एक जासूस था जो शराब की लत को अपने खोजी प्रयासों के लिए मुखौटा के रूप में इस्तेमाल करता था। शो को गार्नेट की एक फिल्म संस्करण की तरह एक पायलट बनने का इरादा था, लेकिन मोशन पिक्चर कभी सफल नहीं हुई। वन एंजल एंड द बैडमैन एक छोटे फिलिप में अभिनय करते हुए प्ले करने के लिए क्लिक करें। निर्देशक रॉबर्ट रेसन ने वैन को ऑल द किंग्स मैन में मुख्य भूमिका की पेशकश की, लेकिन कई मायनों में स्क्रिप्ट और गैर अमेरिकी मानते हुए इनकार कर दिया।
बॉड्रिक काफर्ड, जिन्हें अंत में भूमिका में लिया गया, उन्होंने 1949 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का ऑस्कर जीता। विडंबना यह है कि विन को हराया, जिसे सैंड्स ऑफ इवो जिमा के लिए नामांकन किया गया था। 1950 के दशक में उन्होंने कोलंबिया पिक्चर के लिए काम करने में इनकार करने के कारण द गन फाइटर 1950 में जिम और रिंगो की प्रमुख भूमिका ग्रेगर पेक को खो दी, चूंकि इस प्रमुख हैरी कोहेन ने कई साल पहले उनके साथ बुरा व्यवहार किया था जब वे एक युवा अनुबंधित खिलाड़ी थे। कोहेन ने वैन के लिए प्रोजेक्ट खरीदा, लेकिन वैन नाराजगी बहुत गहरी थी और कोहेन की स्क्रिप्ट 20th सेंचुरी फॉक्स को बेच दी, जिसने पैक को उस भूमिका में कास्ट किया जिसे वैन बहुत चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। बैड जैक वैन द्वारा 1952 में सही स्थापित प्रोडक्शन कंपनी का नाम वैक ऑफ द रिडविच काल्पनिक शिपिंग कंपनी बैड जैक के नाम पर रखा गया, जो गार्लियाड रोस के उपन्यास पर आधारित एक फिल्म थी। वैन के सचिव वर्तनी की त्रुटि को बरकरार रखा, जो भिन्नता के लिए जिम्मेदार थी। बैड जैक को इसकी पूर्ववर्ती वैन फेल प्रोडक्शन व हाथ, जिसके माध्यम से वैन ने अपने अन्य सितारों के लिए कई फिल्मों का निर्माण किया। सबसे प्रसिद्ध गैर वैन प्रोडक्शन 7 मैन फिल्म, जिसके निर्देशक बड बॉय टीचर और स्टार रोडोल्फ स्कॉट के बीच क्लासिक सहयोग की शुरुआत की। वैन की सबसे लोकप्रिय भूमिकाओं में से एक विलियम वेलमैन द्वारा निर्देशित द हाई माइटी, जो अर्नाल्ड गैन के उपन्यास पर आधारित थी, वह एक वीर सह पायलट की उनकी भूमिका में व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। वैन ने फ्लाइंग टाइगर, फ्लाइंग लेदरनेक्स आइलैंड इन द स्काई, द विंग्स ऑफ ईगल, जेट पायलट और एविटर की भूमिका भी निभाई। वे 20वें जॉन फोर्ड की लगभग 2 फिल्मों में नजर आए, जिनमें वे शो और येलो रिबन, द स्क्वाड मैन, द विंग्स ऑफ ईगल में शामिल हुए। पहली फिल्म जहां उन्होंने किसी पिलग्राम, जहां फोर्ड की द सर्च को अक्सर वैन के बेहतरीन सबसे जटिल अभिनय के लिए जाना जाता है। 14 मई 1958 को जॉर्ज कोबेल और टाइना डोर्स अभिनीत हेलकेंडर की आई मैरिड अ वुमेन लॉस एंजलिस में प्रदर्शित हुई। इसमें वैन ने खुद की भूमिका निभाई थी। 2 अक्टूबर को जॉन ह्यूस्टन की द बॉर्बर एंड द गीसा, जिसमें वैन ने मुख्य भूमिका निभाई और अपने निर्देशक के साथ हर समय टकराव में रहे, न्यूयॉर्क में प्रदर्शित हुई। हार्वर्ड हाउस की रियो ब्रावो का प्रीमियर 18 मार्च 1959 को हुआ। इसमें वैन ने डीन मार्टिन, रिकी नेल्सन, एंजी डिक्सन, वाल्टर ब्रेनन और वॉर्ड बर्न सहित सहायक कलाकारों के साथ मुख्य भूमिका निभाई। जॉन बोर्ड को द हॉर्स सोल्जर्स का विश्व प्रीमियर 18 जून लुइसियाना के श्रीपोर्ट में हुआ। गहरा युद्ध के दौरान वैन ने विल्सन होल्डन के साथ मुख्य भूमिका की। वैन ने द कॉनकर चंगेज खान की भूमिका निभाई, जिसे आलोचकों द्वारा निगेटिव रूप में आलोचना का सामना करना पड़ा। 1960 में वैन ने डेविड क्रड की मुख्य भूमिका निभाते हुए द अलामो का निर्देशन और निर्माण किया, जिसमें रिचर्ड विडमार्क ने जिम बॉबी की मुख्य भूमिका निभाई। विन को सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रेणी में निर्माता के रूप में ऑस्कर के लिए नामांकन किया गया। उस वर्ष वैन ने हेनरी हाथवे की नॉट टू अलास्का में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें स्टीवर ग्रेजवर, एंडी कोवस भी थे। 1961 में वैन ने माइकल कर्टिस की द कॉमन चेरोस और स्टुअर्ट व्हिटमैन के साथ मुख्य भूमिका साझा की। 23 मई 1962 को वैन ने जेम्स स्टुअर्ट के साथ जॉन फोर्ड की द मैन हू शॉट लिबर्टी वैलेंस में अभिनय किया। 29 मई को हावर्ड हेस की अटारी का प्रीमियर हुआ। अफ्रीका में लोकेशन पर शूट किया गया, जिसमें वैन ने ट्रकों के बिस्तरों से जंगली जानवर को पकड़कर मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म में जानवर के साथ सभी दृश्य वास्तविक हैं,
6 अक्टूबर को द लायंसगेट डे ने अपने नाट्य प्रदर्शन किया, जिसमें वैन ने एक शानदार कलाकार की टुकड़ी के साथ अभिनय किया। हालांकि फिल्म के अन्य सितारों के अभिनेताओं ने अपनी मुख्य भूमिका निभाने के लिए वेतन $10,000 का टोकन भुगतान स्वीकार किया, जिससे बजट के लिए ऑल स्टार कास्ट संभव हो गया। निर्माता डेरिल एफ केनिक के पहले विवाद के कारण वैन को $1.25 मिलियन का भुगतान किया गया। मुख्य कलाकारों और उत्तरी कैलिफोर्निया के फोर्ट वर्थ में सैन्य के इन्फेंट्री परीक्षण केंद्र में एक सप्ताह के बुनियादी परीक्षण से गुजरना पड़ा। मेरी ने उल्लेख किया कि फोर्ट वर्थ में कलाकारों के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षकों की एक आम मांग थी, जॉन वेन की तरह व्यवहार न करना। बेचारा जॉन मोरो ने रिपोर्टर से कहा, मुझे आश्चर्य है कि वे क्या जानता है। वह सेना में लगभग एक गंदा शब्द है। 20 फरवरी 1963 को वैन ने जॉन फोर्ड द्वारा निर्देशित हाउ द वेस्ट वॉज नोन एक भाग में अभिनय किया, जो 12 जून को वैन ने अपनी अंतिम जॉन फोर्ड फिल्म डोनोवन रिफ में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें ली मार्वन सह कलाकार थे। 23 नवंबर को अभिनेता एक और फिल्म का प्रीमियर हुआ, एंड्रू वी मैकलेगन की मैकलाडॉग, जो एक बार फिर मरीन ओहारा के साथ थी। 1964 में वैन ने क्लाउडी कार्डिनर और रीटा हैवर्थ के साथ हेनरी डेवर्थ की सर्कस वर्ल्ड में मुख्य भूमिका निभाई। 15 फरवरी 1965 को वैन ने जॉर्ज स्टीवंस की द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड में सेंचुरियन को संक्षिप्त कैमियो भूमिका निभाई। 6 अप्रैल को उन्होंने ऑन्डो प्रीमिंगर को इन मर्सवे में क्रिक डगलस और पैट्रिसिया नील के साथ स्क्रीन साझा की। 13 जून को उन्होंने डीन मार्टिन के साथ हेनरी हैथवे की द सन ऑफ कैडी हिल्डर में अभिनय किया। 1966 में वैन मेलाविल सेवेल्सन की कास्ट द जायंट शैडो में किर्क डगलस अभिनीत एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी। 24 मई 1968 को वैन ने बर्ट कैनेडा की द वार वैगन में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें किर्क डगलस दूसरे मुख्य कलाकार थे। उस वर्ष उनकी दूसरी फिल्म हावर्ड हॉक्स की एल डोराडो रियो ब्रावो की एक बेहद सफल आंशिक रीमेक थी, जिसमें रॉबर्ट मेचम ने डॉन मार्टिन की मूल भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 7 जून को हुआ था। 1968 में वैन ने कैलंग के साथ ग्रीन बेरेटर्स का निर्देशन किया, जो उनकी एक वैन ने यह फिल्म बताने चाहते क्योंकि उस समय हॉलीवुड को वियतनाम युद्ध के बारे में फिल्म बनाने में बहुत कम रुचि थी। द ग्रीन बेरेटर्स के फिल्मांकन के दौरान वियतनाम के सेंट्रल आइलैंड्स के डैगर द मॉन्टगेट लोग साम्यवाद के खिलाफ भयंकर सेनानियों ने वैन को एक पीतल का ब्रेसलेट दिया, जिसे उन्होंने अपनी फिल्म उसके बाद सभी फिल्मों में पहना। उस वर्ष से वैन ने एंड्रू वी मैकलेगन की हॉल फाइटर्स की भूमिका निभाई, जो तेल रिग की आग बुझाने वाले कर्मचारियों के बारे में एक फिल्म थी। कैथरीन रोस ने सहायक भूमिका निभाई। 13 जून 1969 को हेनरी हैथवे की ट्रू ग्रिट का प्रीमियर हुआ। रोस्टर कार्क बनने भूमिका के लिए वैन ने अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता। उसी वर्ष नवंबर में वैन ने अभिनेता एक और फिल्म रिलीज हुई, एंड्रू वी मैकलेगन की द अनडिफिटेड विद हडसन। 1970 का दशक बाद का कैरियर। 24 जून 1970 को एंड्रू वी ने मैकलेगन की चिम सिनेमाघरों में चलनी शुरू हुई। वैन एक मवेशी फार्म के मालिक की भूमिका निभाई, जिससे पता चलता है कि व्यापारी अवैध रूप से पड़ोसी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। 16 सितंबर को हावर्ड हॉक्स को रियो लोबो का प्रीमियर हुआ। वैन ने कर्नल कॉर्ड मैकनेली की भूमिका निभाई, जो गहरा युद्ध के अंत में सोने की खेप चुराने वाले कन्फेडरेट सैनिकों का सामना करना पड़ता है। यह रियो ब्रावो का एक रीमेक था। हालांकि डीन मार्टिन या रॉबर्ट मेचम के बॉक्स ऑफिस कैलिबर के बिना। जून 1971 में जॉर्ज सरमैन की बिग जैक ने अपनी शुरुआत की। वैन ने अलग थलग पिता की भूमिका निभाई, जिसने अपने पोते का अपहरण करने वाले गिरोह का पता लगाना था।
यह फिल्म समीक्षकों के द्वारा प्रशंसित हिट रही। 1972 में वैन ने मार्क राइडल की काउबॉय में अभिनय किया और द न्यूयॉर्क टाइम्स के विंसेंट कैनबी, जिन्होंने फिल्म में कोई खास लगाव नहीं था, लिखा, वैन जाहिर है अद्भुत रूप से। इसके बाद में वे इस तरह मूवी में शामिल होते चले गए। 7 फरवरी 1973 को बर्ड कैनेडा की द ट्रेन रॉबर्स रिलीज हुई। वैन ने मार्गरेट रोड टेलर और वैन जॉनसन के साथ दिखाई दिए। 27 जून को एंड्रू वी मैकलेगन की काहली यूएस मार्शल द का प्रीमियर हुआ, जिसमें वैन, जॉर्ज केनेडी, गैरी ग्रिस थे। यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1974 में वैन ने जॉन स्टेगेस के अपना नाटक मैक्यू में नामांकित जासूस की भूमिका निभाई। 25 मार्च 1975 को डगलस डिकॉस को प्रीमियर का प्रीमियर हुआ। वे वैन की लंदन में संगठित अपराधिता की तलाश में शिकागो पुलिस लेफ्टिनेंट जिम बनेर की भूमिका निभाई। 17 अक्टूबर को वे वहां से नाटकीय हुआ। वैन ने अमेरिकी मार्शल रॉबर्ट रूटर कारगबन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिससे द अफ्रीकन क्वींस के कथानक मजबूत तथ्य थे। साथ ही कैथरीन हेपबर्न की उनकी प्रमुख महिला थी। 1976 में वैन ने डॉन सिग्लर की द शूटिस्ट में अभिनय किया, जिसमें लॉरेन बेकल, रॉन हावर्ड, जेम्स स्टुअर्ट भी थे। यह वैन की अंतिम सिनेमाई भूमिका थी, जिसका मुख्य पात्र जेबी बुक्स कैंसर से मर गया, जिसके 3 साल बाद खुद भी हार गई, जिसमें लगभग 30 साल पहले की गन फाइटर से कई कथानक समानताएं हैं। एक ऐसी भूमिका जो वैन चाहते थे कि, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी। अपने नाटक की रिलीज पर उन्होंने घरेलू स्तर पर $3 लाख की कमाई की। यूएस थिएट्रिकल सेंटर के रूम में लगभग $6 मिलियन की कमाई की। फिल्म को पॉजिटिव समीक्षा मिली। इसे नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 1976 की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामांकित किया गया। शिकागो सन टाइम्स की फिल्म समीक्षा रोजर एबर्ट ने 1976 की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की अपनी सूची में द शूटिस्ट को 10वें स्थान पर रखा। फिल्म को ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार, राइट गिल्ड अमेरिका पुरस्कार से नामांकन भी किया गया। वैन ने 3 बार शादी की और 2 बार तलाक लिया। उनकी पत्नियां स्पेनिश अमेरिका में मूल की जेसफिन एलिसिया सैंड्स और लैटिन अमेरिका की 2 महिला एस्पेरांजा बाउलर पिलर पैलेट शामिल थी। जेसफिन ने उनके 4 बच्चे माइकल वैन, मैरी एंटोनिया, टोनी वैन लगावा, पैट्रिक वैन, मेलिंडा वैन मुनोज पिलर के और 3 बच्चे आइसा वैन, जोनेथन और मारिया का जन्म हुआ। वैन ने कई बच्चों ने फिल्म टेलीविजन उद्योग में प्रवेश किया। बेटे एथन को कुछ फिल्मों में जॉन एथन के रूप में पेश भी किया गया। 1990 में दशक में एडम 12 टेलीविजन श्रृंखला के अपडेट में मुख्य भूमिका भी निभाई। एथन अपने पिता की कैरियर से संबंधित कथित रूप से मर्चेंडाइज को प्रमाणित करने में मदद करने के लिए हिस्ट्री चैनल के शो स्टार में भी दिखाई दिए। पोती जेनिफर वैन आइसा की बेटी कंट्री म्यूजिक ग्रुप रनवे जून की सदस्य है। 1973 में वैन को पिलर नामक एक उत्साही टेनिस खिलाड़ी ने कैलिफोर्निया में न्यूबर्ट बीच में जॉन वेज टेनिस क्लब बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 1995 में वे द क्लब को महाप्रबंधक केन स्टुअर्ट को बेच दिया और इसे पैलिसैड्स टेनिस क्लब बना दिया। द स्क्वाड मैन वैन ने माइकल ओगो फिलन को बताया कि वे 6 फीट 4.5 यह कथन फिलर की पुस्तक जॉन वैन माइक लाइफ विद ड्यूक द्वारा पुष्टि की गई। मैक्सिकन पूर्व अभिनेत्री एस्पेरांजा बाउलर ने उनका तलाक तूफानी रहा। उनका मानना था कि वैन और सेक्लार गैल रसेल के बीच संबंध थे, एक ऐसा दावा जिसे वैन और रसेल दोनों ने नकार दिया। जिस रात फिल्म एंजल एंड द बैड मैन खत्म हुई, उस रात कलाकारों ने क्रू के साथ हमेशा की तरह पार्टी रखी कि अब वे पार्टी करेंगे। इसके बाद में अपने साथ अपने बल्कि असली पहनावे के साथ वे शामिल होती चली गई। अपने एस्पेंजा में ख़त्म होने के बाद वे 1940 के में वैन ने बाल पतले होने लगे और उन्हें दशक के अंत तक हेयरपिस
पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी कभी सार्वजनिक रूप से हेयरपीस के बिना देखा जाता था, जैसे लाइफ के अनुसार गैरी कूपर के अंतिम संस्कार में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उपस्थिति के दौरान वैन ने एक छात्र ने पूछा, क्या यह सच है कि आपका टोपी असली बाल है? उन्होंने जवाब दिया, ठीक है सर, ये असली बाल है, मेरे नहीं बल्कि असली बाल हैं। एक करीबी दोस्त कैलिफोर्निया की कांग्रेसी अल जोफेन ई बेल, जिन्होंने वैन के बारे में लिखा, ड्यूक का व्यक्तित्व और हास्य की भावना आम जनता द्वारा बड़े पर्दे पर देखी गई चीजों के बहुत करीब थे। शायद इन शब्दों में अच्छी तरह से दिखाया गया है। उन्होंने एक पट्टिका में उकरे थे, उनमें से प्रत्येक कुछ अच्छे और कुछ इतने अच्छे नहीं गुणों का मिश्रण था, और उन्होंने अपने साथी मनुष्य पर विचार करते हुए समय अच्छी चीज़ों को याद रखना महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ इसलिए निर्णय लेने से बचना चाहिए क्योंकि कोई व्यक्ति एक गंदा सड़ा हुआ SOB है। वैन को साहित्य का शौक था। उन्होंने अपने पसंदीदा लेखक चार्ल्स डिकेंस, आर्थर कॉनडेल, अगाथा क्रिस्टी थे। उनकी पसंदीदा किताबें डेविड कॉपरफील्ड कॉनडेल की ऐतिहासिक उपन्यास द व्हाइट कंपनी और निगल थी। वैन एक स्वतंत्र खिलाड़ी थे। रोजर रॉबर्ट याद करते हैं कि जिसम के सेट पर एक शतरंज का खेल खेल रहे थे। हम दोनों एक उल्टे सेब के डिब्बे में बोर्ड पर झुके हुए थे। वैन अपनी पुरानी सिले हुए चम्मच की निर्देशक की कुर्सी पर झुके हुए थे। उनके पास कीबीटर की भीड़ थी, रेगुलर एक्स्ट्रा पुराने साथी, शराब पीने वाले दोस्त, मैक्सिकन स्टंटमैन और एक जोड़े। उन्होंने बोर्ड का अध्ययन किया, हंसी के दहाड़े और भगवान लानत है तुमने मेरी रानी को फंसा लिया। हमने बोर्ड का अध्ययन किया। मैंने एक निर्णायक चाल चली। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने पूछा, अगर मैंने ऐसा नहीं होता तो आप इसे नहीं देखते। माइकल मुन्ना के अनुसार जब वैन ने डक हडसन की कामुकता के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, अगर वह समलैंगिक है तो कौन परवाह करता है, आदमी शानदार शतरंज खेलता है। उनकी पश्चिमी फिल्मों में उन्होंने 1873 कोल्ड सिग्नल एक्शन आर्मी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया, जिसमें वे दिखाई दिए। वैन की युवावस्था में सिगरेट के लगातार धूम्रपान करने वाले थे और 1964 में उन्हें फेफड़े कैंसर का पता चला। उनका पूरा बायां फेफड़ा और 2 पसलियां निकालने के लिए उनकी सफल सर्जरी और वैवाहिक सहयोगी द्वारा उन्हें अपनी बीमारी के रूप में सार्वजनिक रूप से बताने से रोकने के प्रयासों के बावजूद इस डर से उन्होंने काम से हाथ धोना पड़ेगा। वैन ने घोषणा की कि उन्हें कैंसर है और लोगों को निवारक जांच करवाने का आह्वान किया। 5 साल बाद उन्होंने इस बीमारी को सार्वजनिक रूप से बता दिया। वैन ने जीवनी लेखक माइकल मुन ने वैन की शराब पीने की आदतों का विवरण किया। सैम ऑस्टिन के संस्करण कट्टू चीज के आवरण के दौरान रॉबर्ट एबर्ट ने उन्हें कहते हुए उद्बोधित किया कि टीला आपके सिर की चोट पहुंचती है, आपके हैंगओवर से नहीं है। गिरने से, सिर पर चोट लगने से बहुत अधिक सक्रिय फ्रेमसन थे, जिन्होंने टक्सन एरिजोना में मैरियन मैगडियन लॉस नंबर 56 F&M में मास्टर मेसन बनाया गया। वह 32वीं डिग्री स्कॉट्स राइट्स मैसन की बनाई गई। बाद में उन्होंने अभिनेता मैरियम रोजर्स के साथ लॉस एंजलिस में मलाइका साइमन मंदिर में शामिल हो गए। बाद में द रॉक के सदस्य बन गए। उन्होंने बचपन के दौरान द ग्लेंडेल में स्थानीय डेमोसिल चैप्टर के सदस्य थे। 1960 के दशक की शुरुआत में वैन अक्सर पनामा की यात्रा करते थे और उन्हें देश के प्रशांत तट के दूर टैब्रोसिला द्वीप खरीदा, जो उनकी मृत्यु को उनकी संपत्ति ने उसे बेच दिया। वैन की नौका वाइड गुज उनकी पसंदीदा संपत्तियों में से एक थी। उन्होंने इसे न्यूपोर्ट बीच हार्बर में डाक दिया और उसे 1911 में यूएस नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेस में सूचीबद्ध किया। उन्होंने जीवन के अधिकांश समय में वैन हॉलीवुड के मुख्य रूप से प्रमुख रूढ़िवादी रिपब्लिकन थे, जो कम्युनिस्ट विरोधी पदों का समर्थन करते थे। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के लिए मतदान किया और रिपब्लिकन उम्मीदवार
थॉमस डी मूर का अभिनय किया। साथ ही डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति हैरी होस ट्रूमैन की प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने इसके अध्यक्ष में चुने जाने से पहले फरवरी में अमेरिकी आदर्शों के संरक्षण के लिए रूढ़िवादी मोशन के लिए समर्थन व्यक्तिगत विचारों को ब्लैक लिस्ट के सक्रिय अंदरूनी प्रवर्तक के रूप में अभिव्यक्त मिली और इसके अभिनेताओं और लेखकों के रोजगार को नकार दिया और उन्हें कैरियर का कमजोर कर दिया। उन्होंने जीवन में अपने पहले व्यक्तिगत राजनीतिक मान्यताओं में व्यक्त किया। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन का आरोप है कि उन्होंने कहा था कि वे वैन की अक्सर कम्युनिस्ट विरोधी राजनीति के लिए हत्या कर देनी चाहिए, जबकि वे उन फिल्मों के प्रशंसक थे। वैन सीनेटर जोसेफ मैकार्थी के समर्थक थे। वैन ने 60 के राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का समर्थन किया, लेकिन जब जॉन एफ कैनेडी ने चुनाव जीता तब उन्होंने देशभक्त के लिए दृष्टिकोण का व्यक्त किया। मैंने उन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन वे मेरे राष्ट्रपति हैं। मेरी उम्मीद है कि वे अच्छा काम करेंगे। उन्होंने रूढ़िवाद कानूनों का समर्थन करने के लिए स्टार पावर का इस्तेमाल किया, जिसमें वे आर्थिक रूप से सफल फिल्म द ग्रीन बैरेट्स का निर्माण सह निर्देशन उसमें अभिनय करते हुए वियतनाम युद्ध के लिए समर्थन जुटाना शामिल था। 1960 में वे कम्युनिस्ट विरोधी जॉन बार सोसाइटी में शामिल हो गए, लेकिन संगठनों द्वारा पानी की आपूर्ति से फ्लोरिडाइजेशन की कम्युनिस्ट राज्य के रूप में निबंधित करने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। 1964 में वैन बैरी गोल्ड वाटर कट्टर समर्थक थे, जो उन्हें सक्रिय रूप से प्रचार किया। हॉलीवुड में सबसे उच्च प्रोफाइल वाले रिपब्लिकन स्टार के रूप में उनकी स्थिति के कारण धनी टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने वैन को मित्र साथी अभिनेता सीनेटर जॉर्ज मर्फी की भूमिका में 1968 में राष्ट्रीय कार्यालय के लिए दौड़ने के लिए कहा। उन्होंने मजाक में मना कर दिया और उन्हें विश्वास नहीं है कि जनता व्हाइट हाउस में एक अभिनेता पर गंभीरता से विचार करेगी। इसके बजाय उन्होंने 66 और 70 में कैलिफोर्निया के गवर्नर के लिए अपने मित्र रोनाल्ड रीगन के अभियानों का समर्थन भी कर डाला। उन्हें डेमोक्रेटिक अल्बामा के गवर्नर जॉर्ज वॉलिस के रनिंग मेट बनाने के लिए कहा गया, जिन्हें अमेरिकी इंडिपेंडेंट पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया गया था। उन्हें 68 में अभियान में, लेकिन उन्हें तुरंत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1971 में वैन ने राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उसके मित्र थे पत्र लेकर निक्सन के चीनी यात्रा का नियोजन का विरोध किया। वैन यह यहूदी किसिंजर के बारे में कुछ नफरत भरा साहित्य संलग्न किया, जिसे चीनी नेताओं की ऐतिहासिक बैठक की बातचीत में शामिल कर ली गई थी। 1973 में अभिनेता मार्टिन ने फिल्म उद्योग द्वारा आज अमेरिकी भारतीय के साथ किए जा रहे व्यवहार के कारण अपने द्वारा जीता गया ऑस्कर लेने से इनकार कर दिया। ब्रांडो पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्हें मूल अमेरिकी नागरिकों अधिकार कार्यकर्ता सचिन लिटिल फेदर ने कहा कि वे पुरस्कार जीतने की स्थिति में समारोह में शामिल हो उनका इनकार करने वाला भाषण दे। वैन कथित तौर पर विंग्स में इंतजार कर रहे थे और उनकी मौजूदगी में इतने नाराज थे कि लिटिल फादर ने कहा वह मुझे जबरन मंच से उतरने के लिए मेरी ओर आ रहे हैं, और उन्हें ऐसा करने के लिए 6 सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका गया। हालांकि 22 में एक जांच में पाया गया कि ऐसा होना संभावना नहीं है। लिटिल फादर के पास ऐसा होते हुए देखने का कोई तरीका नहीं था। इसके बाद में रॉबर्ट ने लिखा कि वे वैन को अपनी राजनीति के हास्य रोजर एबर्ट ने कहा कि वैन को अपनी राजनीति के बारे में हास्य की भावना है। वे याद करते हैं कि वैन ने अपने घर का दौरा करवाया था। वामपंथी कार्यकर्ता एबी हफमैन ने वैन की विलक्षणता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मुझे वैन की संपूर्णता और उनकी शैली पसंद है। जहाँ तक राजनीति के सवाल है तो मुझे लगता है कि वे गुफावासी थे। उन्हें डायनासोर के प्रति थोड़ी महसूस करते हुए जो उन्हें निगलने की कोशिश कर रहे थे। 1971 में प्लेबॉय पत्रिका ने वैन के साथ एक इंटरव्यू प्रकाशित किया, जिसमें वियतनाम युद्ध के लिए अपने
समर्थन व्यक्त किया और संयुक्त राज्य में सामाजिक मुद्दों पर नस्लों संबंधी के बारे में अपनी राय सुर्खियां बटोरी। भारतीय श्वेता में उनके असंतोष के साथ काफ़ी आक्रोश भी है। संभवतः यह उचित भी है, लेकिन हम अचानक अपने घुटने पर नहीं बैठ सकते और सब कुछ अश्वेत नेतृत्व को नहीं सौंप सकते हैं। मैं श्वेत वाचर्स तब तक विश्वास करता हूँ जब तक कि अश्वेतों को जिम्मेदारी के स्तर पर शिक्षित नहीं किया जाता। मुझे नहीं लगता कि इस महान देश में भारतीयों को छीनकर गलत किया। हमने उन्हें इस देश को कथित रूप से छीन लिया और सिर्फ अस्तित्व की बात की है। बहुत से लोग को नई जमीन की जरूरत थी और भारतीय स्वार्थी रूप में अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे। उसी प्लेबॉय इंट्रो में इस प्रश्न का भी उत्तर दिया कि यह सामाजिक कार्यक्रम देश के लिए अच्छे हैं। इस बारे में मैं सबको जानता हूँ। 20 के दशक में आखिर में जब मैं यूपीएससी की द्वितीय वर्ष का छात्र था तो एक खुद समाजवादी था, लेकिन जब मैंने छोड़ा तो नहीं। औसत कॉलेज का चर्चा आदर्श आइसक्रीम केक मिला, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है अपने पैर और अपने साथियों को जिम्मेदारी के बारे में अधिक सोचता है, उसे पता चलता है कि यह उस तरह का काम नहीं कर सकता जिससे कुछ लोग अपना बोझ नहीं उठाएंगे। मैं कल्याण में विश्वास करता हूँ। एक कल्याणकारी कार्यक्रम मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को अपने पीठ पर बैठाकर कल्याण प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इस तरह अच्छे से शिक्षित मूर्ख आलसी शिकायत करने वाले लोगों के लिए माफी क्यों मांगते रहते हैं। वे सोचते हैं कि दुनिया उन्हें जीने के लिए बाध्य करती है। मैं जानता हूँ कि वे कार्यों के लिए बहाना क्यों नहीं बनाते हैं, पुलिस के चेहरे पर थूकते हैं, फिर न्यायिक रोती बहनों के पीछे भागते हैं। इन लोगों को नहीं समझ सकते किसी अपराधी की जान बचाना तख्तियाँ लेकर चलते हैं, फिर भी निर्दोष पीड़ित के बारे में नहीं सोचते। बहन ने यह भी कहा, मुझे नहीं लगता कि हम इस महान देश को भारत से छीनने की गलती करती है। हालांकि उन्हें बीमार होने से बचाने में वैक्सीन अध्ययन में दाखिला लिया और 11 जून 1979 को लॉस एंजलिस में UCLA मेडिकल सेंटर में 72 वर्ष की आयु में वेन का निधन हो गया और उन्हें न्यूपीठ बीच के कोरोना पैसिफिक न्यू मेमोरियल पार्क कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके बेटे पैट्रिक और उनके पोते मैथ्यूज मुनेज के अनुसार, जो कैलिफोर्निया में अर्चो सुब्बा के पुजारी थे। 1976 में फिल्म समीक्षा चार्ल्स चैपलिन के वैन ने बारे में लिखा, वैन एक मोशन पिक्चर अभिनेता है, पहले और आखिरी और हमेशा जिन्होंने किसी की तरह शक्तिशाली तरीके से परिभाषित किया है। इसका क्या मतलब है? शुरुआती दिनों में कम खर्चीले उत्तरी अभिनय से लेकर सुबह के टेलीविज़न पर आज भी चलने वाले कम कीमत वाले डस्टर में वैन की मौजूदगी लेंस और शटर से होते हुए फिल्म तक पहुंच गई। जॉन फोर्ड में उनके बारे में कहा गया, वे किसी किताब से निकले हुए नहीं हैं जो अभिनय के नियमों को संचालित होते हैं। वैन उन वित्तीय अभिनेताओं में से नहीं है जैसे न्यूयॉर्क ड्रामा स्कूल जहाँ भेजे जाते थे। वे वास्तविक हैं, पूरी तरह से स्वाभाविक हैं। ली स्ट्रेसबर्ग ने देखा कि वे इन सभी अभिनेताओं स्पेंसर ट्रेसी, गैरी कपूर के समान थे, जो अभिनय करने की कोशिश नहीं करते बल्कि खुद बनने की कोशिश करते हैं। वैन खुद को एक अभिनेता के बजाय एक प्रतिक्रिया के रूप में सोचते हैं, जो महसूस करते हैं कि अच्छे और बुरे अभिनय के बीच का अंतर अभिनय और प्रतिक्रिया में था। उन्होंने इस अंतर को समझा। एक फिल्म में अपने हर जगह अभिनय करते हुए देखते हैं अच्छी फिल्म। यह उतना भी सरल नहीं है जितना लगता है। मैंने अपने जीवन का एक बड़ा इससे अच्छी तरह से कोशिश में बिताया है। हावर्ड हॉक्स, जिन्होंने उन्हें 5 फिल्मों में निर्देशित किया, मानना था कि वे अपना खोने के बाद वैन एक बेहतर अभिनेता बन गए। हॉक्स ने बताया, वैन ने जो खोया उसके कारण उन्होंने अपनी लाइन अलग तरह से पढ़ता है और वह अजीब जगहों पर रुक जाता है क्योंकि उसकी सांस पहले जैसी नहीं रही। यह डिवाइस बहुत कारगर है क्योंकि उस पर नज़र रखते हैं, उसे ख़त्म होने का इंतजार करते हैं क्योंकि अब उसको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। राउल्स वुल्स ने कहा, वैन कम अभिनय करते हैं और अपने
बहुत प्रभावी हैं, इसलिए नहीं कि वे कम अभिनय करने की कोशिश करते हैं। अगर वे कोशिश करें तो क्या करना मुश्किल है, इसलिए बल्कि इसलिए वे ज़्यादा अभिनय नहीं कर सकते हैं। बॉक्स ऑफिस पर अपनी लोकप्रियता के बावजूद वे इनको अक्सर अपने करियर के दौरान एक तरह के किरदार निभाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। 1969 में रोजर रॉबर्ट के साथ एक इंटरव्यू में वैन ने टिप्पणी की कि बेशक वे मुझे जान की इतनी सारी चीज़ें देते हैं, दावा करते हैं, मैं हमेशा एक ही भूमिका निभाता हूँ। ऐसा लगता है कि किसी की याद नहीं है कि द क्वाइट मैन, इवो लीमो लोग कितने अलग थे। जहाँ मैंने 35 साल का था, 65 साल के व्यक्ति की भूमिका निभा रहा था। एक स्टार बनने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा साथ लाना होगा। हजारों अच्छे अभिनेता के दृश्य को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार को दृश्य को आगे बढ़ाना होता है, फिर भी बिना किसी दखल के, और अपने चरित्र को उसमें शामिल करना पड़ता है। जिन हैकमैन ने कहा वैन अब तक के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने तारीफ करने की चाहिए। अभिनेता के रूप में इतने अच्छे थे, दृश्य में उनकी पकड़ थी और उनमें इतनी करिश्मा था। एक प्रतिष्ठित अमेरिका के रूप में वैन की स्थायी स्थिति नागरिक को उपचार के रूप से अमेरिकी सरकार ने 2 सर्वोच्च नागरिक अलंकरणों के रूप में मान्यता दी। 26 मई 1979 को अपने 72वें जन्मदिन पर वैन ने कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। हॉलीवुड की हस्ती और राजनीतिक स्पेक्ट्रम के पार अमेरिकी नेताओं, जिसमें मैरिन ओवारा, एलिजाबेथ टेलर, फ्रैंक सिनात्रा, माइक ग्रोचेविच शामिल थे, जिन्होंने उनकी ज्ञान को समझा। डायरेक्टर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष रॉबर्ट इल ने विशेष रूप से उल्लेखनीय बयान दिया, आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि एक पंजीकृत डेमोक्रेट हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार ड्यूक द्वारा समर्थक किसी भी राजनीतिक विचार को साझा नहीं करता, हालांकि चाहे बीमारी हो या स्वस्थ। जॉन वैन इस समुदाय में सामान्य राजनीतिक दक्षता से बहुत आगे हैं। वे अपने साहसी, अपनी गरिमा, अपनी ईमानदारी, एक अभिनेता के रूप में प्रतिभा, एक नेता के रूप में अपनी ताकत, अपने शानदार करियर के दौरान एक इंसान के रूप में अपनी गर्मजोशी के कारण वह हमारे दिल और दिमागों में अद्वितीय स्थान के हकदार हैं। इस उद्योग में हम अक्सर लोगों को न्याय करते हैं, कभी कभी गलत तरीकों से, यह पूछकर कि क्या उन्हें अपना बकाया चुकाया है। जॉन वेन ने बार बार अपना बकाया चुकाया और मुझे अपना मित्र मनाने पर गर्व है। इस बात के पक्ष में हूँ कि मेरी सरकार श्री वैन द्वारा योगदान को कुछ महत्वपूर्ण तरीके से मान्यता दे। वैन को 9 जून 1980 को राष्ट्रपति जिम कार्टर द्वारा मरणोत्तर बाद स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया। 77 में कार्टर के उद्घाटन में वफादार निष्पक्ष के सदस्य के रूप में भाग लिया, जैसे ही उन्हें वर्णित किया गया। 1998 में उन्हें अपने फिल्म कैरियर में नौसेना के सैनिक के समर्थन के लिए यूएस नेवी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा नौसेना विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1999 में अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट के क्लासिकल हॉलीवुड सिनेमा के महानतम पुरुष स्क्रीन में शामिल कर लिया गया। निबंध जॉन वेन अ लव सॉन्ग में जॉन डीडे ने याद किया कि उन्होंने पहली बार वैन को एक फिल्म में देखा था। यह 1943 की गर्मियों की बात है, जब बहुत गर्म हवा चल रही थी। मैंने पहली बार जॉन डॉन को देखा था। उन्हें चलते हुए देखा, उनकी आवाज़ सुनी। मैंने उन्हें वार ऑफ द वाइल्ड कैट्स नामक एक फिल्म में लड़की किसे कहते हुए सुना कि उसके लिए घर का बनाएगी नदी के उस मोड़ पर जहाँ कपास के पेड़ उगते हैं। जैसे कि हुआ, मैंने एक महिला के रूप में बड़ी हुई पश्चिमी फिल्मों की नायिका है। हालांकि जिन पुरुषों की में जाना चाहिए कई गुण हैं और वे मुझे कई जगह पर रहने के लिए ले गए हैं। मैं प्यार करने लगी हूँ। वे कभी भी चैन नहीं रहे हैं और वे हमेशा ही ऐसे ही रहे हैं। मुझे कभी नदी के उस मोड़ पर नहीं ले गए जहाँ कपास के पेड़ उगते हैं। मेरे दिल में उस हिस्से की गहराई जहाँ कीर्तन बारिश हमेशा होती है। अभी भी वह पंक्ति है जिसमें मैं सुनना चाहती थी जब वैन मेरे बचपन के से गुजरे, और शायद उसके बचपन और हमेशा के लिए कुछ सपने की आकार निर्धारित कर दिए। यह संभव नहीं लगता, ऐसे आदमी बीमार पड़ सकता है।
अपने भीतर सभी एक कथनीय एहसानीय बीमारी लेकर चल सकता है। इसी प्रकार वैन की सबसे अच्छी छवि एक विस्थापित अकेले व्यक्ति की है। उससे सभ्यता का ऐसा एहसास है। वो हमेशा ही उससे पहली उपस्थिति में हमें आमतौर पर बहुत ही नज़दीक व्यक्ति को महसूस करते हैं और अतीत के किसी भी घाव होने या शिकायत से ग्रस्त है। अपने सबसे अच्छे रूप में वह जीवन की दुखद दृष्टि के बहुत करीब है, महान अभिनय से जुड़े हुए रहस्य को पेश करता है। वैन के सम्मान में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नाम रखा गया। इसके ऑरेंज काउंटी कैलिफोर्निया डैन हावर्ड शामिल हैं, जहाँ प्रवेश द्वार उनकी 9 फुट की कांस्य घुड़सवार प्रतिमा खड़ी है। जॉन वेन इसके लिए वेन ने जमीन विकसित की। सैक्यू वाशिंगटन के पास ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जॉन वेन एलिमेंट्री स्कूल, जिसमें न्यूयॉर्क के कलाकार नॉक्स मार्टिन द्वारा जॉन वेन की अमेरिकन फ्रंटियर नामक 38 फुट म्यूजिक भित्ति चित्र कमीशन है। वाशिंगटन की आयरन हॉर्स स्टेट पार्क में जॉन वेन पायनियर ट्रेल नामक 100 मील अधिक है। कैलिफोर्निया बेवली हिल्स में लासिनो बुलेवार्ड और विशाल शायर बुलेवार्ड के कोने पर घोड़े के सवार होने की आदमत की बड़ी कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई, जो ग्रेट वेस्टर्न सेविंग एंड लोन कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित की गई थी। यह उनके ही द्वारा स्थापित की जाने वाली एक मूर्ति है। वे बाद में आकर उसके सबसे पीछे 2006 में वैन और उसके पूर्व परियोजना व्यापार भागीदार लुइस जॉनसन के मित्रों ने जेम वेन्स को फाउंडेशन और अमेरिकी लाभ पहुंचाने वाली लुइस और ड्यूक क्लासिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एरिजोना ने ग्रास ग्रैंड में प्रत्येक पतझड़ में सप्ताहांत भर चलने वाली इस कार्यक्रम में गोल्फ टूर्नामेंट, जॉन वेन की यादगार चीज़ों की नीलामी व एक टीम रोपिंग प्रतियोगिता शामिल होती है। 26 मई 7 को वैन के जन्म की शताब्दी पर कई समारोह हुए। अयोवा के विंटरसेट के जॉन वैन के जन्म स्थान पर समारोह में चैक वेगन्स पर माइकल मार्टिन मर्फे राइडर्स इन द स्काई संगीत कार्यक्रम, बफेलो बिल के वाइड वेस्ट सिको शैली के एक वाइड वेस्ट वैन के सह कलाकारों, निर्माता और कस्टमर के साथ काउबॉय संगोष्ठी शामिल थी। वैन की फिल्म स्थानीय थिएटर में लगातार चलती रही। मेलिडिना वैन, मनोज आयशा, एथर वैन के 30 से अधिक परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में एक समारोह में नई जॉन वैन जन्म स्थान संग्रहालय अध्ययन केंद्र के लिए भूमि पूजन किया गया और उस वक्त कैलिफोर्निया के गवर्नर श्रीमती नेवर और प्रथम महिला मारिया थी। 16 में रिपब्लिकन एंसबेलन मार्था कूपर ने 26 मई को कैलिफोर्निया में जॉन डे के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव रखा। नस्ल पर वैन के विचारों, जॉन बर्थ सोसाइटी और हाउस एंड द अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी जैसे विवादास्पद संगठनों के समर्थन के कारण यह प्रस्ताव 25 से 20 मीटर की खारिज कर दिया गया था। अमेरिकी आइकन वैन एक प्रसिद्ध अभिनेता विशिष्ट पहचान आगे बढ़कर एक स्थायी प्रतीक बन गए, जिसे अमेरिकी मूल्य और आदर्शों का प्रतीक और संचार किया गया। मूक फिल्मों में रेडियो के माध्यम से संचार की शक्ति का उपयोग करते हुए वैन ने अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय संस्कृति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक राष्ट्रीय नायक निर्माण का कार्यभार भी संभाला। अपने कैरियर के मध्य तक वैन ने बड़ी छवि विकसित कर ली थी। जैसे जैसे उनका कैरियर आगे बढ़ा, उन्होंने ऐसी भूमिका चुनी जो उनकी ऑफ-स्क्रीन छवि से समझौता न करे। वैन ने अपनी फिल्म और अपने जीवन दोनों में मजबूत अमेरिकी कठोर व्यक्तित्व की छवि को मूर्त रूप से दिए। 57 में पार्टी में वैन ने अभिनेता ग्रीक डगलस फिल्म लास्ट फॉर लाइफ में विंसेंट वैन की भूमिका निभाने के लिए फैसले के बारे में पूछा, जो उनकी सफलता में 4 चांद लगा देते हैं। उसमें से बहुत कम लोग बचे हैं जो मजबूत सख्त किरदार निभाते हैं। इन कमजोर समलैंगिक को नहीं। अभिनेता मार्लन ब्रांडो वैन के सार्वजनिक व्यक्तित्व, वैन और के पात्रों की संस्कृति, संवेदनशीलता
के बारे में विशेष रूप से आलोचनात्मक थे। उन्होंने द डिक कैवेट शो पर तर्क दिया कि हम खुद को शायद जॉन वेन की तरह देखना पसंद करते हैं कि हम एक ऐसा देश जो स्वतंत्र सही होने न्याय के लिए खड़ा है जोड़ने से पहले यह बस लागू नहीं होता। वेन का सर्वोच्च फिल्म युद्ध नायक बनने के लिए सिलसिला द्वितीय विश्व युद्ध के 4 साल बाद तक चला और सेंस ऑफ इवो जीमा के साथ वे काम करते चले गए। इनकी स्थिति इतनी बड़ी पुरानी हो गई जब जापानी सम्राट हिरोतोई ने 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया और अपने देश की जिसमें वैन का मिलना शामिल है। मोशन पिक्चर हेलाड टॉपर ने मैन मेकिंग वेस्टर्न स्टार्स पोल में वैन को 1936-39 में सूचीबद्ध किया था। 39-40 के इस तरह के बॉक्स ऑफिस पोल में दिखाया गया, जबकि दोनों पोल वास्तव में केवल श्रृंखला सितारों की लोकप्रियता का संदेश है। 1949 से 1957 तक 58 तक 1974 तक सभी फिल्में टॉप 10 मनी मेकर्स पोल में दिखाई गई। 1950 से 51, 54, 71 में पहली स्थान हासिल किया। सूची में कुल 25 वर्षों के साथ वे ने किसी भी अन्य स्टार की तुलना में सबसे अधिक बार उपस्थिति दर्ज कराई, जो आगे और दूसरे स्थान पर है। वे ने एकमात्र ऐसे अभिनेता है जो हर साल होने वाली हैरिस पोल ऑफ मेरिट पॉपुलर फिल्म एक्टर्स में हर संस्करण में शामिल होते हैं और अपनी मृत्यु के बाद सूची में शामिल होने वाले एकमात्र अभिनेता हैं। वे ने अपनी मृत्यु के समय 15 साल यानी 44 से लगातार 19 साल तक इसमें 10 वर्षों तक सीट्स पर रहे। हेनरी जेनस फोंडा 16 मई 1905 एक अमेरिकी अभिनेता है जिनका कैरियर 92 हॉलीवुड में 5 दशकों तक फैला था। स्क्रीन और मंच पर उन्होंने अक्सर ऐसे पात्रों को चित्रित किया जो कि साधारण व्यक्ति की छवि को दर्शाते हैं। जन्म हेनरी जेम्स फोंड 16 मई 1905 ग्रैंड आइलैंड नेब्रास्का अमेरिका। मृत हो गए थे। अल्मा मैटर मिनेसोटा विश्वविद्यालय। पेशा था अभिनेता। सक्रिय थे ये 1928 से 1981 तक राजनीतिक दल लोकतांत्रिक। जीवन साथी मार्गरेट सुलावान 1931 से विवाह फ्रांसिस फोर्ड सैमूर 1936 से 50 तक या 1950 में 1956 तक। इस तरह से इन्होंने 5 विवाह किए। बच्चे 3 जिसमें जैन पीटर भी शामिल है। रिश्तेदार फ्रेंजा फोंडा, पोती टॉय ग्रेटी। बात की जाए तो नेब्रास्का में जन्मे पले बड़े फ्रेंडो ने ब्रॉडवे अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई और 1935 में हॉलीवुड फिल्म में अपनी शुरुआत की। उन्होंने जेज बेल, जेम्स और यंग मिस्टर लिंकन जैसी फिल्मों पर अभिनय करके फिल्म स्टारडम हासिल किया और द ग्रेफ ऑफ रेथ टॉम जोड की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी मिला। 1941 में फ्रेंड ने स्क्रूबल कॉमेडी क्लासिकल द लेडी यू में बराबर स्टेवेन के साथ अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी सेवा के बाद उन्होंने 2 बेहद प्रशंसित वेस्टर्न में अभिनय किया, द ओक्स बो इंसिडेंट और माय डार्लिंग क्लेमाइंड, जिसे जॉन मर्डो ने निर्देशित किया। उन्होंने फोर्ड की वेस्ट पोस्ट अपेचे में भी अभिनय किया और इस तरह से फिल्मों से 7 साल के ब्रेक के दौरान फोंडा ने मंच प्रस्तुति का ध्यान केंद्रित किया और 1955 में युद्ध नाव कलाकारों की टुकड़ी वाली फिल्म मिस्टर रॉबर्ट्स में अभिनय करने के लिए वापस लौटे। एक भूमिका जिसे उन्होंने ब्रॉडवे पर निभाया। 1956 से 51 वर्ष की आयु में फोंडा ने अल्फ्रेडिक हिन पर अभिनय करने के लिए वापस लौटे। 8 होल्डर आउट जरूर की भूमिका निभाई। यह फिल्म उन्होंने सह निर्मित की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ विदेशी अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार मिला था। अपने कैरियर के दौरान दिनों में फोंडा ने कई तरह के किरदार निभाए, जैसे महाकाव्य वंस अपॉन द टाइम इन द वेस्ट में खलनायक ल्यूसिल बॉल के साथ रोमांटिक कॉमेडी योर्स माइन एंड आवर्स में मुख्य भूमिका शामिल है। उन्होंने सैन्य किरदार को भी निभाया। बैटल ऑफ द बल्फ में एक कर्नल, मिडवे में एडमिरल निमतेज। फोंड ने 54वें अकादमी अवार्ड में गोल्डन पॉन्ड में अपनी अंतिम फिल्म भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी अवार्ड भी जीता, जो उनका काफ़ी बढ़िया अवार्ड साबित हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने कितने अधिक मूवियों में काम किया।
फोंडा अभिनेता के परिवार के मुखिया थे। इन्होंने बेटी फोंडा, बेटी पीटर फोंडा, पोती ब्रिजा फोंडा के साथ काम की शुरुआत की। 16 मई 1905 में जनवरी हेनरी जेम्स फोंडा 1906 में अमोवा नेब्रास्का चले गए। फोंडा के पैतृक वंशावली इटली के जेनेवा के पूर्व से उत्पन्न हुई। 15वीं शताब्दी में नीदरलैंड चले गए। 1642 में फोंडा परिवार की एक शाखा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू नीदरलैंड के डच उपनिवेश में आकर बस गई। वे न्यूयॉर्क के अप स्टेट में बसने वाली पहली डच आबादी में से एक थे जिन्होंने न्यूयॉर्क के फोंडा शहर की स्थापना की। 1988 तक उन्होंने कई वंशज नेब्रास्का में स्थानांतरित किए थे। फोंडा का पालन पोषण एक ईसाई वैज्ञानिक के रूप में हुआ। परिवार गरीबी अत्यधिक सहायक था, खासकर स्वास्थ्य के मामले में, चूंकि वे अपने धर्म के कारण डॉक्टरों से बचते थे। धार्मिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद बाद में वे आज्ञावादी बन गए। फोंडा एक शर्मीला लड़का था जो अपनी बहनों को छोड़कर लड़कियों से दूर रहता था और एक अच्छा स्केटर, तैराक और धावक था। और अपने पिता के प्रिंट प्लांट में अंशकालिक काम करता था। वे एक पत्रकार के रूप में संभावित करियर की कल्पना करता था। बाद में उन्होंने स्कूल के बाद फोन कंपनी में भी काम किया। उन्हें ड्राइंग का भी शौक था। फोंडा अमेरिका के बॉय स्काउट में सक्रिय थे। हार्वर्ड टचमैन की रिपोर्ट और ईगल स्काउट के पद पर पहुंचे थे। हालांकि अन्यत इसके समर्थन नहीं होता। जब वे 16 वर्ष के थे तब उन्होंने उनके पिता और युवा फोंडा को क्रुद्ध कर दिया और उनके जीवन पर पूर्वग्रह की प्रति गहरी इसमें घटना को टिप्पणी करते हुए कहा, यह अब तक की सबसे भयावह दृश्य था। मेरे हाथ गीले थे, मेरे आंखों में आंसू थे। बस वह उस युवा अश्वेत व्यक्ति के बारे में सोच सकता था जो रस्सी के अंत में लटक रहा था। हाई स्कूल में अपने वरिष्ठ वर्ष तक फोंडा 6 फीट से अधिक लंबा हो गया था, लेकिन शर्मीला था। उन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां उन्हें पत्रकारिता में पढ़ाई की। स्नातक नहीं किया। मिनेसोटा में रहते हुए वे ची सेल्टा की एक स्थानीय बिरादरी के सदस्य के रूप में 20 साल की उम्र में फोंडा ने अमोया कम्युनिटी प्ले हाउस में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और मां की दोस्त टोडी ब्रेडा ने सिफारिश की थी। सेट निर्माण से लेकर मंच निर्माण तक सब कुछ सीखते थे और अपनी अभिनय क्षमता से शर्मिंदा थे। जब उन्होंने मैटर्न ऑफ द मूवीज में मुख्य किरदार मिला तो उन्होंने एक पेशे के रूप में अभिनय की सुंदरता का एहसास हुआ, क्योंकि वह उन्हें स्वयं का गूंगा व्यक्ति से ध्यान हटाने और किसी के स्क्रिप्ट शब्दों पर भरोसा करते हुए मंच के किरदार बनने की अनुमति मिली। फोंडा ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और 28 में अपना भाग्य तलाशने के लिए पूर्व की ओर चले गए। वे कैफ कोर्ट पहुंची और डेनिस में जुस्टेस के कैंप प्ले हाउस में एक छोटी सी भूमिका निभाई। एक दोस्त उन्हें फिल्म हाउस मिलेगा जहां वे शामिल हो गए। जल्द ही यूनिवर्सिटी प्लेयर के इंटरलैजिक समर स्टॉक कंपनी के महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। वहां उन्होंने अपनी भावी पत्नी मार्गेटा सुलेवान के साथ काम किया। फोंडा के कुछ महीने बाद जेम्स स्टीवर्ट प्लेयर्स में शामिल हो गए। हालांकि वे जल्द ही आजीवन दोस्त बन गए। फोंडा ने सैम बेनली को द जेस्ट में अपनी पहली पेशेवर भूमिका दिखाई देने के लिए 1931 से लेकर 1932 सीजन के अंत में प्लेयर को छोड़ दिया। एक युवा 2 वर्ष के छात्र जेसिका लोगन जिन्हें डबल कास्ट किया गया था, उन्हें फोंडा को टार्नी क्विंसी की भूमिका मिली। इसके तुरंत बाद फोंडा अपनी तत्कालीन पत्नी मार्गरेट सुलिवान के साथ रहने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए। वह विवाह संक्षिप्त था, लेकिन जब जेम्स स्टीवर्ट न्यूयॉर्क आए तो उनकी किस्मत बदल गई। जेसिका लोगन से संपर्क जानकारी प्राप्त करने पर जिम्मी और हैंक ने पाया कि उनके बीच बहुत कुछ समान था, जब तक कि वे राजनीति पर चर्चा नहीं करते थे। दोनों व्यक्ति रूममेट बन गए और ब्रॉडवे पर अपने कौशल को निखारा। फोंडा ने 1926 तक 1934 तक नाट्य प्रस्तुति में दिखाई दिए।
इसके तुरंत बाद फोंडा अपनी तत्कालीन पत्नी सुलीवान के साथ न्यूयॉर्क शहर रहने चले गए थे। फोंडा को पहले फिल्मों में ब्रेक तब मिला जब 1935 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स की द फार्मर टेक्स अ वाइफ के स्क्रीन रूपांतरण में जेनेट गेनर के प्रमुख व्यक्ति के रूप में काम पर रखा गया। उन्होंने अवनाम के ब्रॉडवे प्रोडक्शन पर अपनी भूमिका निभाई और पहचान दिलाई। अचानक फोंडा 3,000 प्रति सप्ताह 23 में $67,000 के बराबर कमाने लगे और कैरोल लैम्बर्ट जैसे हॉलीवुड फिल्म सितारों के साथ भोजन करने लगे। स्टीवर्ट जल्दी उनके पीछे हॉलीवुड चले गए और फिर से एक साथ रहने लगे। ग्रेटा गोर्बो के बगल कमरे में फोंडा का फिल्मी कैरियर तब परवान चढ़ा जब उन्होंने सिल्वी सिडनी और फ्रेड मैकमरे के साथ द ट्रेल ऑफ द लोनसम पाइन में काम किया और पहले टेक्निकल फिल्म में इससे फिल्माया गया। फोंडा ने अपनी पूर्व पत्नी मार्गरेट सुलीवान के साथ द मून्स ओवर होम में अभिनय किया और लंबे संबंधों में एक छोटी सी फिर से शुरुआत से पुनर्विवाह संक्षिप्त लेखन अस्थायी विचार को जन्म दिया। फोंडा को यू ओनली लिव वंस में मुख्य भूमिका के लिए मंजूरी मिली, जिसमें सिडनी भी थी, जिसका निर्देशन फ्रांसिस लैंग ने किया और बेटे डेविस के साथ अभिनय किया। उन्होंने फिल्म जेजबल में चुना और इसके बाद यंग मिस्टर लिंकन भूमिका निभाई, जो निर्देशक जॉन फोर्ड भी शामिल सहयोग था। उसी वर्ष जेम्स ने फ्रैंक जेम्स की भूमिका निभाई, जिसमें टायरोन पावर और नैन्सी केले ने अभिनय किया था। यह मूवी उसी से संबंधित होती चली गई। फोंडा की सफलता के कारण फोर्ड ने उन्हें जॉन स्टेनबेक के उपन्यास द ग्रेफ ऑफ रेस की फिल्म संस्करण में टॉम जोड की भूमिका निभाने के लिए भर्ती किया। अनिच्छुक डैरिल जैन, जो टायरोन पावर को पसंद करते थे, फोंडा के साथ में वे काम पर आए और 7 साल का अनुबंध करने पर जोर दिया। फोंडा सहमत हो गई और अंत में फिल्म में काम करने के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुए, जिसे कई लोग उनकी सबसे बेहतरीन भूमिका भी मानते हैं। उनके अनुसार यह उनकी सबसे शानदार मूवी में से एक थी। एक और दीर्घकालिक स्टूडियो में अनुबंध को ठुकराते हुए फोंडा ब्रॉडवे लौट गए और अपने स्वयं के अधिकारी को टोपी पहनाकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण प्रशांत सागर में यूएस नौसेना के बारे में कॉमेडी मिस्टर रॉबर्ट्स की शीर्षक भूमिका। शुरुआत में वे फोंडा जूनियर अधिकारी बने। लेफ्टिनेंट डगलस द रॉबर्ट्स पर अत्याचार कप्तान के खिलाफ एक निजी युद्ध छेड़ते हैं। उन्होंने इस भूमिका के लिए 1948 का टोनी पुरस्कार जीता। फोंडा ने राष्ट्रीय धोरी में अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और द केन म्यूटनी कोर्ट मार्शल में सफल मंच प्रदर्शन किया। फिल्म से 8 साल की अनुपस्थिति के बाद उन्होंने जेम्स कैगनी, विलियम पावेल, जैक लूमन के साथ